चलिए, तो देखिएगा वैदिक कालीन सभ्यता के अंतर्गत जो है भारत के इतिहास में हम पढ़ रहे थे कि वैदिक काल में जो है किस प्रकार से इनका राजनीतिक जीवन कैसा था या फिर पॉलिटिकल लाइफ कैसी थी, तो वो हमने देखा था राजनीतिक जीवन के बारे में। ठीक है, और इसके बाद जो है आज हम बात करेंगे इसके सामाजिक जीवन के बारे में। ठीक है, तो सामाजिक जीवन यानी सोशल लाइफ कैसी थी इनकी, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर से कल हमने डिस्कस किया था, मैं आपको एक बार फिर से बताता हूं। देखिएगा, तो ऋग्वैदिक काल या ऋग्वैदिक पीरियड जो है याद रखिएगा, ये बेसिकली अगर इसकी भौगोलिक स्थिति की बात करें तो ध्यान रखिएगा सप्त सिंधु प्रदेश में जो है इसका विस्तार मिलता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। कहां से कहां तक, तो ध्यान रखिएगा आपको हिमालय से लेकर विंध्यन क्रम की जो हमारी जो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है याद रखिएगा। ठीक है, तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के उत्तरी भाग तक इसका विस्तार है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर भौगोलिक स्थिति में देखिएगा तो सप्त सिंधु प्रदेश कहां से कहां तक आता है, तो बस एक बात ध्यान रखिएगा कि हिमाचल या फिर हम इसको हिमालय कर लेते हैं, हिमालय से विंध्याचल पर्वत के उत्तरी भाग तक इसका विस्तार माना जाता है, याद रखिएगा। यानी हिमालय से लेकर, ठीक है, हिमालय से लेकर विंध्याचल के उत्तरी भाग या नॉर्थ पार्ट तक इसका विस्तार है। आप इसको मैप में ऐसे समझिएगा। ठीक है, तो देखिए ये अफगानिस्तान, ये ईरान का क्षेत्र, ये भारत। तो यहां पर आप अगर ध्यान देंगे तो ये वाला हिस्सा आपका क्या है, ये जो हिस्सा है याद रखिएगा, ये है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का। ठीक है, तो विंध्याचल पर्वत के उत्तर में हिमालय का क्षेत्र जो है याद रखिएगा, ये नॉर्थ पार्ट हिमालय वाला जो क्षेत्र है, क्योंकि याद रखिएगा साहित्य में हिमवंत पर्वत का जानकारी मिलता है, हिमवंत पर्वत, और ये हिमवंत पर्वत जो है हिमालय से संबंधित है माना जाता है। ठीक है, तो हिमवंत पर्वत, हिमवंत का मतलब क्या होता है, जिसके ऊपर जो है बर्फ हो। ठीक है, तो याद रखिएगा हिमवंत कहा गया उसका नाम। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये ध्यान रखिएगा। बाकी सिंधु, झेलम, ठीक है, वितस्ता, अस्कनी, घग्गर, पुरुषणी, ठीक है, सतुद्री और विपासा, इनका नाम आपको याद रखना है। अगर ये याद नहीं है तो फिर से मेहनत कीजिए इसके पीछे। ठीक है, और अगर मान लीजिए इन केस की पूछा जाता है कि अफगानिस्तान या पूर्वी पूर्वी अफगानिस्तान से कौन कौन सी नदियों का नाम मिलता है, तो ध्यान रखिएगा जो अफगानिस्तान का ईस्ट पार्ट है याद रखिएगा। ठीक है, अफगानिस्तान का ईस्ट पार्ट है, इसमें नाम आता है काबुल, कुर्रम, गोमल। ठीक है, काबुल, कुर्रम और गोमल। उस समय इनका नाम क्या था, तो ध्यान रखिएगा इनका नाम उस समय अलग हुआ करता था। ठीक है, काबुल का नाम जो है इस समय जो है नदियों के क्रम पर अगर आप देखेंगे इनका नाम, तो इनका नाम अलग प्रकार से मिलता है। ठीक है, लेकिन आपको यहां पर यह बात ध्यान रखना है कि इनका नाम जो भी हो, जैसा भी हो, लेकिन आपको यहां पर यह चीज याद कर लेना है कि ये सब पूर्वी अफगानिस्तान के क्षेत्र के हिस्से थे। यानी इसमें आपको नदियों का नाम याद कर लेना है थोड़ा सा, जिसमें नदियों के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो उस समय काबुल को क्या बोलते थे, याद रख लीजिएगा, कुंभा नदी। हाँ, ठीक है, कुंभा नदी के नाम से जाना जाता था काबुल। तो उस समय यानी वैदिक काल में जो है कुंभा नदी के नाम पे। ठीक है, उसी प्रकार जो है आपका कुर्रम जो नदी है याद रखिएगा, उसको करमू नदी कहते थे, करमू। ठीक है, क्रमू ऐसे कहते थे, क्रमू। और उसी प्रकार गोमल था गोमती। ठीक है, इस प्रकार से अलग अलग नदियों का नाम मिलता है, याद रखिएगा। काबुल सिटी नदी का नाम नहीं हो सकता क्या? देखिए इसको समझिए, काबुल का नाम, अच्छा नदी का नाम ऐसा नहीं हो सकता क्या कि नदी का नाम जो है और ये सिटी का नाम हो गया तो नदी का नाम नहीं होगा? नदी का नाम भी काबुल था, याद रखिएगा। ठीक है, अब वो पाकिस्तान अफगानिस्तान की सिटी का नाम है, तो सिटी बेसिकली इसका कोई मतलब नहीं है। अभी मतलब जो क्या है याद रखिएगा, देखिए समय के साथ क्या होता है ना कि बहुत सारी चीजें परिवर्तित होती रहती है। ठीक है, तो काबुल जो नाम दिया गया है याद रखिएगा, इसको कुंभा कहा गया। ठीक है, पहले की नदी क्या था, कुंभा। तो अब पाकिस्तान में होने के कारण इसको नाम बदल दिया गया, काबुल कह दिया गया होगा, है ना। बहुत समय बदलता है, याद रखिएगा। आज हम इस समय की बात नहीं कर रहे जो 100 साल या 200 साल या 500 साल हो रहा है, 5000 साल पहले पुरानी चीजों की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो उस समय की बात तो आपको याद रखना होगा कि ये काबुल नदी का नाम, आज भी जो नदी है याद रखिए वहां काबुल नदी है, आज भी जाएंगे मिलेगा आपको ये नदी। अभी भी ये सारी नदियां हैं वहां पर। ठीक है, बस शर्त क्या है,
इनका नाम उस समय अलग था, अभी काबुल और कुर्रम और गोमल के नाम से जाना जाता है। तो पहले क्या था, करमू था, कुंभा था और गोमती था। ठीक है, एक स्वाति नदी का नाम भी मिलेगा आपको, स्वाति। ठीक है, तो 4 नदियां जो है पूर्वी अफगानिस्तान क्षेत्र से मिलता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो याद रखिएगा उस समय स्वाति नदी को कहते थे सुवास्तु नदी। ठीक है, चलिए देखिएगा आगे की बात करते हैं। राजनीतिक व्यवस्था हमने देखा। ठीक है, राजनीतिक व्यवस्था जो है, तो प्रजापति की 2 पुत्रियों का नाम क्या है? सभा समिति के बेसिक समझ गए आप लोग। ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया कि कोई 2 लड़कियां नहीं है, बल्कि ये क्या है, संस्थाएं हैं। ठीक है, याद रखिएगा, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद जो है मैंने आपको बताया था समिति का काम क्या है, विदत का काम क्या है, याद रखिएगा। और राजा के सहायता के लिए कौन होता था? रत्नीन। ठीक है, रत्नीन नाम याद रखिएगा। अधिकारी वर्ग था, इसमें पुरोहित, सेनानी, स्पर्श और पुरुष होते थे, याद रखिएगा। ठीक है, यही दोनों है जो कंफ्यूजन करेंगे, याद रखिएगा, आपको ये ध्यान रखना होगा। ठीक है, स्पर्श क्या था बताइए? गुप्तचर वर्ग। ठीक है, याद रखिएगा। और पुरुष क्या था? हाँ, दुर्ग का रक्षा करने वाला जो है। ठीक है, इसे पूर्व कहा जाता था, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, इसके बाद देखिएगा एक और नाम याद रखिएगा। ठीक है, इसमें एक है आपका वाजपति, यहीं से देखिएगा, पूर्व से याद रखिएगा। आगे और मैं नाम को शामिल कर रहा हूं, वाजपति। ठीक है, तो वाजपति क्या हुआ करते थे, याद रखिएगा। जो वाजपति हुआ करते थे, ये चारागाह के प्रधान हुआ करते थे, चारागाह के प्रधान अधिकारी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वाजपति कहते थे इनको। और उसके बाद जो है एक शब्द और याद रखिएगा, उग्र। उग्र, ठीक है, ये पुलिस अधिकारी हुआ करते थे उस समय के, पुलिस अधिकारी के समान अधिकारी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए सामाजिक जीवन की बात करते हैं। देखिएगा सामाजिक जीवन क्या था इन समय का, सोशल लाइफ कैसा था इनका। ठीक है, तो ये राजनीतिक व्यवस्था याद रखिएगा। चलिए देखिएगा सामाजिक व्यवस्था कैसी थी इस समय की, उसके बारे में बात करते हैं। यहां तक कोई डाउट है एक बार पूछ लीजिए, अगर कोई क्वेश्चन इसमें, तो आपने राजनीतिक जीवन पढ़ा, अगर इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए इस पे। आगे सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन, ये सब पढ़ने वाले हैं हम लोग। क्लियर, आगे चले। चलिए देखिएगा, तो देखिएगा सामाजिक जीवन या सोशल लाइफ कैसी थी इनकी, यानी समाज किस प्रकार से था, तो ये समझिए पहले तो समाज जो है। ठीक है, तो समाज जो है पितृ सत्तात्मक थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, समाज पितृ सत्तात्मक। ठीक है, समाज पितृ सत्तात्मक थी। ठीक है, तो ये जो पेट्योरिटिक जो सिस्टम होता है, याद रखिएगा, पेट्योरिटिक सिस्टम जिसे कहते हैं हम लोग, याद रखिएगा। बेसिकली पेट्योरिटिक सिस्टम ये बोलता है, जैसे कि कहीं पर हमने पढ़ा कि जब सिंधु घाटी सभ्यता थी तो मातृ सत्तात्मक। ठीक है, उसी प्रकार जो है पेट्रोटिकल जो भी चीजें हमको जानकारी मिलती है वो था आपका पितृ सत्तात्मक। ठीक है, यानी इस समय जो है पितृ शब्द की ज्यादा वैल्यू थी माता की अपेक्षा। और साथ ही साथ याद रखिएगा समाज जो है इस समय पुरुष प्रधान होने लगी थी। ठीक है, यानी इस समय जो है महिलाओं की, देखिए अभी भी महिला की जो रिस्पेक्ट है या महिला की जो वैल्यू है वो अभी भी वैसे ही है। बस अंतर यह है कि कार्य प्रणाली के साथ जैसे जैसे चीजें बढ़ने लगी उसी प्रकार जो है पुरुष प्रधान समाज बनने लगा था। ठीक है, तो चूंकि अब समाज क्या है, 4 वर्गों में बटा हुआ था। ठीक है, 4 वर्गों में बंटने का मतलब यह है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हो चुके थे यहाँ पर। ठीक है, अब उसी आधार पर जो है महिलाओं की थोड़ी सी कहीं ना कहीं जो है कार्य प्रणाली के अनुसार जो है अब कार्य में इनका जो स्थान था वो थोड़ा पीछे हो गया था। इस कारण पुरुष कार्य करने लगे थे बाहर का और महिलाएं घर का काम करने लगी थी। और इसलिए जो है महिलाओं का घर का काम बढ़ने के कारण जो है अब समाज में जो है जो पुरुष प्रधान समाज बनते जा रहा था उसका कारण मुख्य यही है, याद रखिएगा। ठीक है, तो कारण यह है, ध्यान रखिएगा, कि जब महिलाएं घर के अंदर काम करने लगती हैं तो उनको लोग भूलने लगते हैं।
आपने जस्ट देखा ही होगा कि माताएं जो है घर पे काम करती है तो उनकी वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है और बोलते करते ही क्या है घर में, है ना, यही बोलते हैं करते ही क्या है। लेकिन आपको बता दूं, जिस इंसान ने बाहर जितना काम किया है, महिलाएं उतना घर में उससे डबल काम कर लेती हैं, ठीक है। वो शांत कभी बैठती ही नहीं है, या फिर आप देखेंगे कि उनके काम या कैलोरी बर्न अगर आप देखेंगे ना तो काफी ज्यादा जो है, और प्लस बिना किसी का ध्यान रखे, यानी अगर अपना ध्यान ना रखते वो, तो देखिए किस स्थिति में चली जाती है वो, ठीक है। और वही पुरुष जो है इस बात का धाक जमाते रहते हैं कि हम बाहर जाकर काम करते पैसा कमा के लाते हैं। आप यकीन कीजिए, पैसा कमा के ले आइए और घर पे माता ना हो या फिर काम करने में कोई ना हो, तो आप पैसा का कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। आपकी वो पैसे की वैल्यू खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपको जो उस लाइफ में जो वो टाइम जो आपको मिलेगा, वो जो चीजें मिलती है आपको एक दिन में, अपना जो सुबारिश मिलता है वो सब खत्म हो जाता है, ठीक है। तो महिलाएं जो है ना, यहाँ पर सत्तात्मक होने का कारण समझिएगा कि महिलाएं घर का काम करने लगी थी और बाहर काम कौन कर रहा था, पुरुष, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा, इस समय जो है, ठीक है, संरचना कैसी थी, ध्यान रखिएगा। यानी सामाजिक संरचना जो है, समाज का स्ट्रक्चर या जो संरचना था, ये आपका कबीलाई था, ठीक है, कबीलाई संरचना था, ठीक है। सबसे छोटी इकाई या यानी इस कबीला का सबसे छोटा इकाई क्या होता था, परिवार, या फिर आप इसको क्या बोलते थे, गृह, घर, ठीक है। तो इस समय एक शब्द आता है, याद रखिए, गृह या घर का, जो इस समय जाने जाते थे, ठीक है। अब देखिएगा, गृह, घर, ये जो सभी शब्द आते हैं याद रखिएगा, या फिर इसे आप कुल भी कह सकते हैं, ठीक है। परिवार, गृह, घर, कुल, ठीक है, ये सब एक शब्द है, याद रखिएगा। मतलब अगर आपको कहीं पर ये शब्द मिले कुल, तो याद रखिएगा परिवार के सदस्यों से मिलकर घर बनता था, और यही है जिसको कुल कहते थे, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कई बार ऐसा होता है, आपने देखा होगा कि आपने मूवीज में सुना होगा इसके बारे में, तो आपने सुना होगा कि ये बच्चा जो है अनाथ है, इसके माता पिता नहीं है, तो किस कुल का है पता भी नहीं है, ऐसा सुनते। तो ये किस कुल का है का मतलब क्या है, ये इसके बारे में, उसके घर के बारे में, उसके माता पिता नहीं है, इसलिए उसका कुल पता नहीं चल पा रहा है, या कुल की जानकारी नहीं हो रही है, ठीक है। तो बेसिकली जो है, जो बच्चे या जिन बच्चों का परिवार हुआ करता था उसे कुलीन कहते थे, और जिन बच्चों का परिवार नहीं हुआ करता था, ठीक है, वो कुलीन नहीं हुआ करता था, ठीक है। तो यहां पर जो है परिवार, गृह या कुल जो होते थे, ये एक ही शब्द है, ध्यान रखिएगा, या एक ही प्रकार से प्रयोग में लाए जाते थे, जो कि सबसे छोटी इकाई के तौर पर जाने जाते थे, ठीक है। अब देखिए, इसकी संरचना मैं आपको बता रहा हूं, कुल, ठीक है। तो कुल से जुड़कर याद रखिएगा बनता था ग्राम, ठीक है, परिवारों से मिलकर गांव बनेगा, ठीक है, और गांव से मिलकर बनता था विस, ठीक है। तो कुल, कुल से बना क्या, ग्राम, और ग्राम से बनता था विस, याद रखिएगा, ठीक है। और वही विस जो है, इससे बनता था आपका जन, ठीक है। तो इस प्रकार से वर्तमान में इस समय में जो ग्रुप हुआ करता था, पूरा कबीला का एक ग्रुप होता था, उसको जन कहते थे, याद रखिएगा, ठीक है। तो एक एक करके याद रखिएगा कि कुल से ग्राम बना, ग्राम से विस बना, और विस से जन बना है, ठीक है। तो कुल, ग्राम और विस को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कुल, ठीक है, तो कुल मतलब परिवार हो गया, तो परिवार का मुखिया क्या कहलाता था, कुलुप, कुलुप, ठीक है। ग्राम का मुखिया याद रखिएगा, तो ग्रामीण, ठीक है, ग्रामीण जो हुआ करता था, याद रखिएगा, ग्राम का मुखिया या प्रधान कहलाता था, इसे ग्रामीणी या ग्रामीण कहा गया है, याद रखिएगा, ग्रामीणी, ठीक है। इसको तो आप जानते ही, विस्पति आप पहले भी सुन चुके हैं, विस का विस्पति, ठीक है। और जन का होता था राजा या राजन, ठीक है। तो ये प्रधान है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, कुल का कुलूप, ठीक है, ग्राम का ग्रामीणी, ग्रामीण मतलब बेसिकली आप वही समझ सकते हैं, सरपंच वाला, जो अभी वर्तमान में हमारे सरपंच चलते हैं, वो वहां पर ग्रामीणी हुआ करते थे। विस का विस्पति, ठीक है, और जन का राजन, याद रखिएगा। तो इस तरीके से जो है कबीलाई जीवन चलता था समाज में। अब देखिएगा, इसके अलावा जो है हाँ, कंफ्यूज मत होइएगा, कुल और घर या परिवार एक ही हुआ करता है, ठीक है। तो बार बार कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिएगा, इस समय के परिवार जो है ना,
अब परिवार कैसा था, धीरे धीरे क्या बदल रहा था, मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिएगा। तो परिवार जो है इस समय अब धीरे धीरे जो है, पुत्र का जब जन्म होता था तो पार्टियां होती थी, ठीक है, और पुत्री का जन्म होता था तो लोग तटस्थ रहते थे, अच्छा हुआ, बढ़िया है, इस तरीके का, ठीक है। ये दो चीजें धीरे धीरे जन्म लेने लगी थी इस समय में, ठीक है। तो वैदिक काल में जो है इस प्रकार से, और ये जब उत्तर वैदिक काल पहुंचेगा तो जस्ट उल्टा हो जाएगा भाई, पूरी तरीके से उल्टा का मतलब, पुत्र का जन्म होना तो पटाखे फूटेंगे, और पुत्र का जन्म हो गया तो हाय हाय करेंगे, इस तरीके की स्थिति आ जाएगी, ठीक है। अभी कुछ श्लोक में आपको बताऊंगा ऐसा कि महिलाओं के बारे में क्या क्या लिखा गया है उस श्लोक में, ठीक है। तो कई बार ऐसा मिलेगा आपको कि महिलाओं का दुख का द्वार कहा गया है, ठीक है, शोक का द्वार कहा गया है, ऐसा आपको श्लोक में मिलेगा, वेदों के श्लोक में मिलेगा इस तरीके से, ठीक है। इसका तरीका अलग था, आज के तरीके से आप उसको जब पैटर्न करेंगे, पढ़ेंगे उसको, तो आप सोचेंगे कि महिलाओं को बुरा कहा गया है। एक्चुअल में ऐसा नहीं हुआ है, इसके बारे में बताऊंगा आगे जाकर कि एक्चुअल उस समय की सोच क्या थी, और ये किस तरीके से मार्ग से भटकाने का एक मार्ग देखा जा सकता था इसको, ठीक है। और उसके बाद जो उसको मार्ग मिलता था, जब पुरुष को जो मार्ग मिलता था अंतिम तौर पर, वो शोक का मार्ग हुआ करता था, ठीक है। तो देखने, सोचने और समझने के तरीके में बहुत बदलाव आ चुका है, ठीक है। अब देखिएगा, इसमें कुछ और बातें आपको बता देता हूं मैं, तो देखिएगा तो याद रखिएगा कि समाज जो है, ठीक है, अब इसमें सामाजिक तौर पर जो है तीन बातें ध्यान रखना है आपको समाज के तौर पर। पहला, कि महिलाओं का स्थान तटस्थ था, तटस्थ का मतलब होता है सामान्य, ठीक है, सामान्य, याद रखिएगा महिलाओं का स्थान कैसा था, सामान्य था, जिसमें पितृसत्तात्मक होने के बावजूद, याद रखिएगा, कुछ बेहतर स्थितियों में महिलाओं का स्थान नजर आता है, ठीक है। अब इसमें देखिएगा, जैसे कि पहला, यज्ञ व अनुष्ठान में शामिल होना, ठीक है। तो यज्ञ और अनुष्ठान में ये शामिल होते थे, याद रखिएगा, ठीक है। साथ ही साथ याद रखिएगा, राजनीतिक सभाओं में भाग लेते थे, सभा और समिति जैसे राजनीतिक क्षेत्र में भाग लेना, ठीक है। तो सभा और समिति जैसे राजनीतिक क्षेत्रों में भाग लेते थे ये, महिलाओं के बारे में याद रखिएगा। और साथ ही साथ याद रखिएगा कि शिक्षण के कार्य से जुड़ी हुई थी या शिक्षा प्राप्त करती थी, शिक्षा प्राप्त कर सकती थी इस समय, ठीक है। अब ऐसे कुछ विदुषी महिलाओं को याद रखिएगा जो इस समय जो है शिक्षा प्राप्त करती है, ऋग्वेद के मंत्रों का रचना किया था इन्होंने, ठीक है। तो कुछ नाम आपको मैं बता देता हूं, जैसे कि विदुषी महिलाएं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, विदुषी महिला वे महिलाएं होती हैं जो शैक्षणिक स्तर पर बहुत अच्छा इनका ज्ञान होता है, और साथ ही साथ जो है इनके द्वारा जो है कुछ मंत्रों की रचना की गई थी, ठीक है। और इनका नाम पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, तो नाम याद रखिएगा, लोप मुद्रा, और भूलिएगा मत, तीन चार नाम ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। लोप मुद्रा, घोषा, अपाला, लोप मुद्रा, घोषा, अपाला, ठीक है। इसके बाद है आपका निवावरी, निवावरी, तो लोप मुद्रा, घोषा, अपाला और निवावरी, याद रखिएगा, ये सभी जो है ऋग्वैदिक मंत्रों की रचना करती हैं, यानी कि कहीं ना कहीं ये उस समय जो है ऋग्वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर सकती थी, ठीक है, एक्सप्लेन कर सकती थी, साथ ही साथ जो है उस समय के उस समय के सारे शैक्षणिक क्षेत्रों से जुड़ी हुई थी, नाम याद रखिएगा, ठीक है। तो महिलाओं का वर्चस्व इस समय आपको समझ में आएगा कि महिलाएं जो है शिक्षा या एजुकेशन ले सकती थी समय, इसलिए इस समय महिलाओं का भी महत्व बराबर था। मैं एक छोटा सा ग्राफ आपको बताना चाहता हूं, ध्यान दीजिएगा, कि अगर आपसे पूछा जाए कि महिलाओं की स्थिति, ठीक है, हमारे समाज में कैसी है और कैसी थी, ठीक है, तो देखिएगा, अगर इसको हम सन की तरह से बांट दें थोड़ा सा, और मैं इसको बोलूं कि ये जो है आपका सिंधु घाटी सभ्यता का समय है, ये आपका वैदिक सभ्यता का समय है, इस तरीके से हम बांट लेते हैं सनों के हिसाब से, तो नोटिस कीजिएगा ये ग्राफ कैसा जाता है, ठीक है। और मैं आपको एक एक करके थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं, देखिएगा। तो ये जो है ना सिंधु घाटी सभ्यता का समय है, जब महिलाओं का
समाज बहुत महत्वपूर्ण था। वैदिक सभ्यता में थोड़ा सा गिरता है, हल्का सा एक डाउनफॉल आता है, याद रखिएगा इस समय, ठीक है। और उसके बाद जो है धीरे धीरे जो है अब हमारा समाज महिलाओं की स्थिति के साथ क्या कर रहा है, समझते जाइए, वैल्यू को समझते जाइए, ठीक है। और ये है आपका अंग्रेजों और मुसलमानों का काल, यानी कि मुगल काल, याद रखिएगा, ठीक है। तो मुगल काल की जो स्थिति है, याद रखिएगा, मुगल काल में महिलाओं की स्थिति दिन प्रतिदिन बदतर होती जा रही थी। अब देखिए इतिहास में जो बातें हैं उसको दो तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। पहला, एक अगर आप इस धर्म के हिसाब से जोड़ेंगे, जैसे कि एक एग्जांपल छोटा सा आपको पता होगा कि आज भी कई बार इंटरव्यू सेक्शन में जो मुसलमान महिलाएं हैं, ठीक है, देखिए किसी प्रकार का आपत्तिजनक बात तो मैं यहां पर नहीं करूंगा, लेकिन एक बात ध्यान रखना होगा आपको, जो बातें हमारी यथार्थता पर है उस पर बात कर रहा हूं, आपका थॉट इसमें अलग हो सकता है, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो समझिए, जब इंटरव्यू सेक्शन में गए, कुछ लोगों ने पूछा कि क्या 4 विवाह जो है, जो जो एक्चुअल में लागू किया गया है सरिया कानून के तहत, 4 विवाह जो है उनको दिया जाता है कि 4 विवाह कर सकते हैं, याद रखिएगा, पुरुष यानी 4 विवाह कर सकते हैं, ठीक है। तो उनसे पूछा गया तो वो बोले कि ठीक है, हमें अच्छा लगता है। किसी ने कहा अच्छा लगता है और किसी ने बोलता है कि हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बात समझ में आ रही है? अगर लेकिन यही बात किसी और धर्म के लोगों से पूछेंगे तो वो बहुत गलत बोलेंगे इस बात को। महिलाओं की 4 जो महिलाएं हैं उनमें याद रखिएगा 3 महिलाएं जो है इनकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, ऐसा माना जाता है, ठीक है। उनका जो स्थिति होना चाहिए, अब देखिए स्थिति का मतलब ऐसा नहीं कि उनको खाने को नहीं मिल रहा है, ये वाली बात नहीं है। बात ये है कि जो उनको रेपुटेशन मिलना चाहिए था, जो वैल्यू मिलनी चाहिए थी, वो वैल्यू नहीं मिल पाती है, ठीक है। अब इसके लिए आपकी थॉट अलग अलग हो सकती है, ठीक है। लेकिन वहीं कुछ महिलाएं जो कि आपकी इस्लामी महिलाएं ही हैं, याद रखिएगा, तो वो इसको बुरा मानती है कि इससे जो है हमारे महिलाओं का जो एक जो कास्टिज्म है या महिलाओं के जो वैल्यू है वो खत्म हो जा रहा है, ठीक है। तो अब देखिए 2 प्रकार से चीजें आई। पहले जो है महिलाओं की स्थिति उठती चली गई थी, यहां पर तक थी। उसके बाद धीरे धीरे अगर हम देखें तो अंग्रेजों और मुगल प्रशासन में अंग्रेजों की स्थिति भी यही है, याद रखिएगा। अंग्रेजों में भी भारतीय महिलाओं के बारे में कोई ज्यादा, देखिए भारतीय महिलाएं, विदेशी महिलाएं, ये दोनों की वैल्यू अलग अलग है यहाँ पर, ठीक है। जब हम अंग्रेजों के बारे में पढ़ेंगे, अंग्रेजों के बारे में पढ़ेंगे, इस समय का सामाजिक जो लाइफ होगा वो कैसा होगा, तो भारतीय महिलाएं जूती के बराबर, ठीक है। और अगर वही विदेशी महिलाएं हैं तो विदेशी महिलाओं का स्थिति बहुत अच्छा होगा क्योंकि वो पढ़ी लिखी हुआ करती थी, ठीक है। तो ऐसे में जो है हम भारत के इतिहास की बात करें तो भारतीय महिलाओं के बारे में यहां तक जानकारी मिलेगी, तो ये आपका मुगल काल और अंग्रेजों का समय आ गया, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे अभी की स्थिति देखेंगे तो अभी ये जगह है 2024 के लिए, आप ऐसा बोल सकते हैं कि महिलाओं की स्थिति अभी यहां पर है, वहां तो नहीं है अभी, याद रखिएगा। मतलब अगर आप कंपेयर करेंगे तो बस थोड़ी सी स्थिति में सुधार हुई है, थोड़ी सी स्थिति में सुधार हुई है, जहां पर प्रशासन ने उनको कुछ अधिकार दे दिया है, ठीक है। विवाह करने के लिए एक समय बता दिया, वरना इससे पहले तो यह भी नहीं था विवाह करने का, बाल विवाह हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद पति के मरने पर जो है सती हो जाना होता था। समझिए जीवन क्या था आपका, बेसिकली एक बार सोच के देखिए कि पति की मृत्यु हो गई, चलो साथ में मरना है ना। मतलब हमें अगर जीना है, मान लीजिए मुझे जीना है लेकिन मुझे मरना है, तो ये कौन से कंडीशंस में आ रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आ गई, तो याद रखिएगा इससे कारण जो है महिलाओं की स्थिति में उनका जो जीवन स्तर था गिर गया था पूरी तरीके से, ठीक है। तो ये एक बात अपने दिमाग में रखिएगा संभाल कर कि आपको ये समझना होगा कि इतिहास आप पढ़ रहे हैं उसमें सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन और आपके आर्थिक और जो धार्मिक जीवन वो किस प्रकार से काम करता है, ठीक है। इससे बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन आपके पास आ सकता है। क्वेश्चन समझने के लिए जो है आपको ये बात जानना होगा थोड़ा थ्योरेटिकल बेस पर, ठीक है। चलिए तो यहां पर कुछ महिलाएं हैं, याद रखिएगा, विदुषी महिलाएं, ये सभी क्या थे, पढ़े लिखे थे, ध्यान रखिएगा, इनका नाम आपको याद रखना है, ठीक है। तो अभी उत्तर जो वैदिक काल है, याद रखिएगा ऋग्वैदिक काल है, इसमें महिलाओं की संख्या ज्यादा मिलेगी यहां पर आपको, ठीक है। लोप मुद्रा, घोषा, अपाला, निवावरी, सिक्का, ऐसे बहुत सारी महिलाएं हैं, याद रखिएगा इसमें। लेकिन जैसे उत्तर वैदिक में तो 2-3 महिलाओं का नाम मिलेगा, उसमें शैक्षिक स्तर पे अब घमासान युद्ध होने वाला है कि शिक्षा का जो महत्व था महिलाओं के लिए वो समाप्त कर दिया जाएगा, ठीक है। तो शिक्षा देने के लिए जो है अब उत्तर वैदिक काल में शिक्षा की स्थिति क्या हो जाएगी, महत्वपूर्ण हो जाएगी और महिलाओं को उसमें शामिल नहीं किया जाएगा, ठीक, क्योंकि उन्होंने क्या चुन लिया, घर के अंदर काम करना। शिक्षा की आवश्यकता क्या है, अगर आज से 10 साल पहले या 20 साल पहले ही हमारे भारत में महिलाओं के लिए क्या कहा जाता था, शादी के बाद क्या करना है, चूल्हा, ठीक है, चूल्हा जलाना है, चूल्हा फूकना है, यही बात होती थी। पढ़ लिख के क्या करेगी, ठीक है। यही स्टेटमेंट जो है ना ये शुरुआती समय से हो चुका था, वैदिक काल के समय से इसकी बातें आपको याद रखनी। चलिए देखिएगा तो इसके बाद याद रखिएगा इस समय जो है महिलाओं की स्थिति, मेनली समाज को संभालना है, देखना है, तो समाज में महिलाओं की स्थिति समझिए, आपको समाज की स्थिति पता चल जाएगी। इसलिए हम फोकस करने किस पर, महिलाओं की स्थिति पर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिएगा इसके अलावा जो है
ठीक है। महिलाओं को जो है याद रखिएगा, इस समय की जो महिलाएं थी उनको सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा कि 4 प्रकार के चीजों पर शामिल किया जाता था, जैसे कि महिलाओं को उपनयन संस्कार, ठीक है, उपनयन संस्कार के लिए शामिल हुआ करते थे। उसके अलावा पुनर्विवाह, पुनर्विवाह की अनुमति थी इनको, ठीक है। और उसके बाद नियोग प्रथा की अनुमति और बहुपति की अनुमति। नियोग प्रथा, ठीक है, नियोग प्रथा की अनुमति और बहुपति की अनुमति थी इनको, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। नियोग प्रथा जानते हैं आप लोग क्या होता है? नहीं 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 नहीं, ये दिख रहा 3 लाइन, पुनर्विवाह, शादी शादी शादी, याद रखिएगा तीनों शादी से मतलब है, ठीक है। तो जैसे होता क्या था याद रखिएगा, पहले तो ये उपनयन संस्कार आपको पता होगा कि शिक्षा ग्रहण करने से पहले उपनयन संस्कार में शामिल होने का अनुमति था इनको, क्योंकि महिलाएं थी लेकिन पहले शामिल होने का अधिकार था, ठीक है। उसके बाद हुआ क्या, पुनर्विवाह, पति की मृत्यु के बाद जो है फिर से विवाह करने को हम क्या कहते हैं, पुनर्विवाह कहते हैं, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते थे ऐसा, ठीक है। उसके बाद जो है नियोग प्रथा जो होता है याद रखिएगा कि अपने पति के भाई से, ठीक है, विवाह कर लेना नियोग प्रथा कहलाता है, ठीक है। तो इसमें जो है बहुत सारे अनुलोम विलोम, अभी आप आगे पढ़ेंगे आगे विवाह के प्रकार, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा नियोग प्रथा भी यहाँ पर चालू था, और साथ ही साथ एक पति के अलावा जो है दूसरे पति से भी, यानी दूसरे व्यक्ति से भी शादी करने का, ठीक है। अब आप इसको गलत तरीके से मत सोचकर चलिएगा, ठीक है। मैं आपको समझाता हूं, बार बार इतिहास को पढ़ने में ना क्या होता है कि हमारे दिमाग में कुंठा जन्म ले लेती है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, बहुपति का मतलब देखिएगा कि अब एक जो पति है, ठीक है, उसने क्या किया, क्षेत्र रक्षा के लिए दूसरे क्षेत्र में चला गया और वापस ही नहीं आ पाया, विवाह भंग नहीं हुआ है अभी, ठीक है। पति तो वही है, लेकिन क्या हुआ, समय के साथ जो है इनको विवाह करना पड़ा दूसरा, बहुपति हुआ, ठीक है। या फिर ये शराब पीते में बहुत ज्यादा व्यस्त थे, ठीक है, जीवन से एकदम अलग विराग जीवन चले गए, ठीक है। क्योंकि उस समय जो है संन्यास और वैराग्य जो है एक अलग प्रकार की स्थिति हुआ करती थी, अब ये भी अलग जिंदगी, तो फिर दूसरा तीसरा विवाह कर लिया गया, ठीक है। तो क्योंकि देखिए एक समाज को नियंत्रित रखने के लिए पुरुष और महिला दोनों के लिए बहुत आवश्यकता होता है साथ रहना, ठीक है। अगर कुल का आगे विस्तार करना है तो साथ रहना आवश्यक है। अब उसी आधार पर जो है आपको दिखेगा कि महिलाओं को बहुपति प्रथा का जो है एक अधिकारी दिया गया था, अधिकार दिया गया था, ठीक है। तो इसका कारण समझिएगा, इसका कारण था समाज को नियंत्रित करना, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है महिलाओं को प्राप्त थी, ठीक है। अभी का समाज देखिए या फिर उस समय उसके बाद का समाज देखिए, ये जस्ट उल्टा हो चुका है, ठीक है। तो ये महिलाओं का अधिकार क्षेत्र था कि उनको जो है उपनयन संस्कार में शामिल किया गया, पुनर्विवाह, नियोग प्रथा और बहुपति प्रथा जैसे चीजों में शामिल किया गया था, ठीक है। ये एक्चुअल में महिलाओं का अधिकार क्षेत्र था, ठीक है। उस समय की स्थिति ऐसी थी जहां पर महिलाएं जो है इस प्रकार के अधिकारी बन सकती थी, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा, ठीक है, इस समय जो है जिनके पास भी ये अधिकार हुआ करता था उस महिला को क्या कहते थे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कई बार ऐसा नाम पूछा जाता है क्वेश्चन में, इन जिनके पास भी ये अधिकार था, जिनके पास ये अधिकार था, ठीक है, मतलब ये अथॉरिटी जिनके पास भी था, ध्यान रखिएगा, जिसमें उपनयन संस्कार, ठीक है। तो जो ये जो संस्कार याद रखिए रिचुअल है जो कि हम एजुकेशन से पहले लेते हैं, याद रखिएगा उस समय का। पुनर्विवाह जो है याद रखिएगा, तो ये मैरिज, रीमैरिज कह सकते हैं, याद रखिएगा इसको, ठीक है, रीमैरिज। और उसके बाद जो है नियोग प्रथा, नियोग रिचुअल, और उसके बाद बहुपति, ठीक है। तो जैसे मोनोपॉली मैरिज होता है, ठीक है, तो याद रखिएगा उसी प्रकार जो है ये पॉलीगेमी, ठीक है, इसे कहा जाता है पॉलीगेमी, ठीक है। तो पॉलीगेमी जो मैरिज होता है याद रखिएगा, जिसमें एक पति के अलावा जो है एक से अधिक पति होना कहा जाता है, ठीक है। तो इसको कहते थे अमाजू, हाँ, ठीक है। जिस महिला के पास ये अधिकार था उसे अमाजू कहा जाता था, याद रखिएगा। वैसे अधिकांश लोगों के पास ये अधिकार था, याद रखिएगा, ठीक है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा विवाह पवित्र संस्कार के तौर पर देखते हैं विवाह कैसा होता था, ठीक है। तो मैरिज रिचुअल के आधार पर याद रखिएगा विवाह दो प्रकार से हो सकते थे, ठीक है। विवाह के प्रकार कितने होते हैं इसमें, दो, ठीक है। हालांकि विवाह को बहुत पवित्र माना जाता था, याद रखिएगा, लेकिन
विवाह जो है दो प्रकार से माने जाते हैं इस समय, ठीक है। विवाह जो एक संस्कार था, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये विवाह कैसा होता था, याद रखिएगा, अंतरजातीय विवाह होता था इस समय, अंतरजातीय विवाह, ठीक है। अंतरजातीय विवाह समझ पा रहे हैं अभी आप लोग? हाँ, अलग अलग जाति में विवाह करना, ठीक है। तो याद रखिएगा, अलग अलग जाति में विवाह करना जो है इस समय का सामान्यता अवधारणा थी, याद रखिएगा, अंतरजातीय विवाह कहते हैं, याद रखिएगा। अब देखिएगा, इसमें होता था अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। अनुलोम और प्रतिलोम विवाह दो प्रकार के विवाह हुआ करते थे, ठीक है। अनुलोम विवाह क्या होता है, ध्यान रखिएगा। तो अनुलोम विवाह जो है पुरुष और महिला का वर्ग देखा जाता था, ठीक है। इसको आप ऐसा समझ लीजिए, मेल और फीमेल के लिए जो है, जब पुरुष कैसा हो, उच्च वर्ग का, ठीक है। जब पुरुष कैसा होगा, उच्च वर्ग का, यानी कि यहां पर जो है, देखिए अब क्या है, वर्ग यहां पर कहां से आता है समझिए। तो जिनके घर में ज्यादा गाय, उच्च वर्ग वो, ठीक है। जिनके घर में गाय कम, निम्न वर्ग वो, ठीक है। तो गाय की संख्याओं पर यहां पर वर्ग निर्धारित किया जाता था, याद रखिएगा। तो ऐसे में, और सिर्फ हाँ जैसे उच्च वर्ग का मतलब जैसे रत्निन से क्षेत्र से है, अधिकारी क्षेत्र से, राजा के सहयोगी है, ऐसे तो उच्च वर्ग के माने जाएंगे, ठीक है। सभा और समिति के हैं, याद रखिएगा, तो निम्न वर्ग से माने जाएंगे। आम जनता है, याद रखिएगा, जैसे कबीलाई में आम जनता हो गए, ठीक है, सामान्य कार्य करते हैं, याद रखिएगा, तो निम्न से। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रकार से उच्च वर्ग और निम्न वर्ग तय किया जाता था। तो उच्च वर्ग और निम्न वर्ग, अब ये विवाह होगा तो कैसा होगा, अनुलोम, ठीक है। यानी जब लड़का क्या होगा, धनी होगा, ऐसे समझ लीजिए, अभी वर्तमान समय के लड़का धनी, ठीक है, और लड़की थोड़ा सा कम धनी, ठीक है, तो उसे कहेंगे हम लोग अनुलोम, ठीक है। और अगर हम प्रतिलोम की बात करें तो जो पुरुष होगा वो कैसा होगा, निम्न वर्ग का, और महिला होगी उच्च वर्ग का। तो याद रखिएगा, इसे कहते थे प्रतिलोम, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, विवाह के दो प्रकार, ठीक है। अब देखिएगा कौन कौन सी कुरीतियां यहां पर नहीं थी, ठीक है, जो कि हमारे इतिहास में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ऐसी घटनाएं जो समाज को नुकसान पहुंचाती, वो सभी चीजें यहां पर शामिल नहीं थी, ठीक है। पहला नहीं था क्या, दावरी, दहेज, ठीक है। तो दहेज नहीं था, याद रखिएगा। उसके बाद बाल विवाह नहीं हुआ करता था, और पर्दा प्रथा, ये तीनों प्रथा इस समय नहीं होती थी, याद रखिएगा, इसकी जानकारी नहीं मिलती, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिएगा, इसके अलावा जो है एक प्रथा जो चल रहा था, याद रखिएगा, जो यहां पर था, वो था आपका दास प्रथा, ठीक है। तो दास प्रथा जो है, एक तरीके से ये समझिए, मैं आपको बताता हूं, ये दास प्रथा या दस्यु, मलीच, ठीक है, इस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो याद रखिएगा, ऋग्वेद के 10वें मंडल में इस शब्द का प्रयोग मिलता है, ठीक है। तो जहां पर वर्ण व्यवस्था आया है, तो यही दास प्रथा जो है। अब देखिए, आर्यों के बारे में याद रखिएगा, जो आर्यन थे, ठीक है, आर्य जो थे, ये थे श्वेत, ठीक है। क्योंकि देखिए, आपने वर्ण व्यवस्था पढ़ा है, हमने पढ़ा ऋग्वेदी काल में 10वें मंडल पे जो है वर्ण व्यवस्था दिया गया है ना। तो वर्ण व्यवस्था में क्या है, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र दिया गया है। तो बेसिकली क्या हुआ करता था कि आर्य जो है, या वर्ण जो है, इसका मतलब होता था रंग, और आर्य थे श्वेत, ठीक है। श्वेत मतलब यहां पर क्या है, सफेद होना, यानी कि गोरापन होना उनमें, ठीक है। और जो यहां से पहले से लोग थे, जो इस भूमि में पहले से लोग थे, वो थे काले, ठीक है। तो इसके कारण जो है ये क्या बन गए, अनार्य बन गए। और जो अनार्य बने उनको कहा जाता था दस्यु या फिर मलीच। तो ये बन गए आपके दास, यानी आर्यों के बन गए दास ये। और इस प्रकार से दास प्रथा की जन्म हो गई इस समय में, याद रखिएगा। तो दास प्रथा की जानकारी मिलती है, याद रखिएगा। और ये कौन लोग थे, अनार्य लोग थे, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। और यही अनार्य क्या कहलाए, तो शूद्र कहलाए थे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इन्हीं को शूद्र कहा गया था,
क्योंकि शूद्र जो है ना, कोई ऐसा काम नहीं था जहां पर आपको कोई अच्छा काम करने दिया जाए, ठीक है, लेकिन सामान्य तौर पर जो है अपने घर पे काम कराने के लिए जो है इन्हीं दासों का प्रयोग किया गया, और इस दास का जो जानकारी मिलता है ऋग्वेद में, याद रखिएगा, वही शूद्र कहलाते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि शूद्र और दास प्रथा जो है आपस में जुड़ी हुई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए ठीक है, अब देखिएगा, अंतिम दो बिंदु याद रखिएगा यहां पर। ठीक है, दास प्रथा तो आपको समझ में आ गया होगा, और दास प्रथा में याद रखिएगा महिला और पुरुष दोनों को दास बनाया जाता था, याद रखिएगा, दोनों दास हुआ करते थे और इनसे सेवा कार्य लिया जाता था। ठीक है, पुरोहितों को दान दिया जाता था, याद रखिएगा, पुरोहितों को दान का स्वरूप दिया जाता था। और उसके अलावा याद रखिएगा, इस समय जो है सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको एक याद रखना है कि इस समय का जो वैदिक काल का, इस समय का जो पूरी की पूरी एक स्टोरी लाइन है, याद रखिएगा, जिसमें इनके समय में, ठीक है, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण पशु जो है, मैंने बताया था इस समय के लिए कौन है, गाय। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, समाज में सबसे महत्वपूर्ण पशु जो है वो गाय है, और इसका नाम रखा गया था अघन्या, इसे अघन्या कहा जाता था। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए अघन्या क्या है, तो याद रखिएगा अघन्या मतलब गाय होता है, अघन्या। ठीक है, तो नाम याद रखिएगा, भूलिएगा मत, क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है कि अघन्या नाम से किस पशु को जानते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यहां पर अघन्या जो है ना, लगता है ऐसा कि हाथी जैसा माना जा सकता है, और इसका अर्थ होता है, याद रखिएगा, जिसे ना मारा जाए, इसे अघन्या कहा गया है। मतलब गाय को ना मारना शुरू से ये बात मानी जाती है, याद रखिएगा। ठीक है, और ये लोग जो है, यानी वैदिक काल के जो सामाजिक जो लोग हैं, याद रखिएगा, ये मांसाहारी थे। ठीक है, तो मांसाहारी थे इसका मतलब, ठीक है, तो नॉन वेजिटेरियन थे, याद रखिएगा। नॉन वेजिटेरियन कहने का मतलब है कि ये जो है अपने जैसे फेस्टिवल का जो समय आता था, उस समय जो है नॉन वेज का यूज करते थे। ठीक है, तो ये एक बात ध्यान रखिएगा कि मांसाहारी होने की जानकारी मिलती है, लेकिन गाय को न मारने की जो है यहां पर जानकारी मिलती है वैदिक काल में, कि गाय को अघन्या कहा जाता था। ठीक है, तो ये जो है थोड़ा सा पॉइंट याद रखिएगा इनके बारे में। ठीक है, बताइए, यहां तक ये सामाजिक जीवन था इनका। अच्छा, पूछा जाएगा परिवार कैसा था, तो ध्यान रखिएगा संयुक्त परिवार। ठीक है, इनकी फैमिली कंबाइंड फैमिली हुआ करती थी इस समय। ठीक है, तो फैमिली जरूर याद रखिएगा, संयुक्त परिवार हुआ करता था इस समय। ठीक है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। उसी प्रकार ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, और कुछ बातें मैं आपको बताता हूं। मनोरंजन के लिए जो है समाज क्या करता था, तो याद रखिएगा, इस समय मनोरंजन या एंटरटेनमेंट के लिए जो है समाज का काम होता था, याद रखिएगा, अपने आप को एंटरटेनमेंट करना। तो मनोरंजन के लिए जो है इस समय पासा का खेल खेलते थे ये लोग। ठीक है, उसी प्रकार घुड़दौड़, रथ दौड़, ठीक है, मतलब जितने भी हॉर्सेस या घोड़े से जुड़े हुए कुछ खेल होते थे, याद रखिएगा, ये खेलते थे। ठीक है, इसके अलावा जो है नृत्य करते थे, संगीत उंगीत का अभ्यास था इनको थोड़ा, तो याद रखिएगा, ये सारी चीजें मनोरंजन के लिए करते थे। ठीक है, अब इस समय जो है महिलाओं के आभूषण की बात की जाती है, तो याद रखिएगा, इस समय आभूषणों में जो है महिलाएं क्या पहनती थी, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा।
ठीक है। तो महिलाएं जो है क्या पहनती थी इस समय, तो याद रखिएगा निस्क, ठीक है। और निस्क क्या होता है, सोना, याद रखिएगा, ठीक है। अधिकांशतः इस समय जो है निस्क का प्रयोग किया जाता था, गोल्ड, ठीक है। लोगों को इस समय क्या था, सोने का जानकारी था, गोल्ड की जानकारी थी, याद रखिएगा इस समय के लोगों को। और साथ ही साथ याद रखिएगा स्वर्ण का ढेर आभूषण के तौर पर, ठीक है। उसी प्रकार अच्छा कुछ शब्द है ना, मेनली शब्द को याद रखिए, ये क्या होता है ये ध्यान रखिए, क्या पहनते थे वो ध्यान मत रखिए, क्या पहना जाता था कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है, वो पूछा जाता है कि किस आभूषण से परिचित थे या किस मेटल से परिचित थे, याद रखिएगा। मतलब ये किस प्रकार की चीजों को जानते थे और नहीं जानते थे, ठीक है। तो इनके लिए जो नॉन चीजें हैं, याद रखिएगा, जिनको ये जानते थे उनको याद कर लीजिए आप, ठीक है। तो कई बार क्या होगा, आपको नहीं लिख के मिलेगा कि सोना, तांबा, लोहा, ऐसा नहीं मिलेगा, निस्क मिलेगा, ठीक है, रुक्म मिलेगा। तो याद रखिएगा निस्क, रुक्म, और एक नाम और आता है, याद रखिएगा, जिसे कहा जाता है अयस, अयस, ठीक है। तो निस्क का मतलब क्या हुआ, तो निस्क मतलब याद रखिएगा स्वर्ण का ढेर निस्क कहलाता था, ठीक है। उसी प्रकार अयस जो होता था, याद रखिएगा कॉपर या तांबा या ब्रॉन्ज, अयस कहलाता था, याद रखिएगा, ठीक है। और इसी प्रकार रुक्म किसे बोलते थे, तो ध्यान रखिएगा गले का हार रुक्म कहलाता था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस समय जो है चांदी और लोहे का प्रयोग नहीं किया गया है, तो ध्यान रखिएगा वैदिक काल में, ठीक है, चांदी मतलब सिल्वर और लोहा मतलब आयरन का प्रयोग नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसके बारे में जानकारी नहीं मिलती, उल्लेख नहीं मिलता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ठीक है, तो याद रखिएगा अभी जब हम वैदिक काल पढ़ेंगे, याद रखिएगा अभी मतलब जो पढ़ रहे हैं उसी लिस्ट में पढ़ेंगे संस्कारों के नाम, कौन से संस्कार होते थे और इन संस्कारों का नाम क्या है। तो याद रखिएगा वैदिक काल में 16 प्रकार के संस्कारों का उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा 16 प्रकार के संस्कारों के उल्लेख के बारे में, ठीक है। चलिए अब देखिएगा धार्मिक की बात कर ले, बताइए यहां तक कोई डाउट है, सामाजिक में कोई क्वेश्चन आ रहा है दिमाग पे तो पूछ लीजिए। आप वहां पर अभी तक तो मुझे लगता है पहुंच के सोच लिए होंगे सारी चीजें वहां पर क्या चल रहा है। हाँ? उपनयन संस्कार, देखिए उपनयन संस्कार बेसिकली क्या होता था कि बच्चे को जो है ना, जैसे बच्चे का जन्म हुआ तो बच्चे के लिए जो है क्या करते थे, बच्चा धीरे धीरे जब बड़ा होता था, ठीक है, तो बड़ा होता है तो उसके साथ क्या करते थे कि अब उसके लिए सोचेंगे कि ये जीवन में आगे क्या करेगा, शिक्षा ग्रहण करेगा। तो अगर शिक्षा ग्रहण करना प्रारंभ कर लेता है, ठीक है, तो शिक्षा ग्रहण प्रारंभ करेगा तो उससे पहले उसको उपनयन संस्कार करना पड़ेगा। अब ये उपनयन संस्कार क्या होगा, तो बच्चे को बच्चे की पूजा करना बेसिकली, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे संस्कार होते हैं, पबज्जा संस्कार सुना होगा आपने, उपनयन संस्कार सुना होगा, ठीक है। तो बच्चे की पूजा करना और उसके बाद गुरु के हाथ में छोड़ देना, ठीक है, आश्रम व्यवस्था में गुरु के पास छोड़ देना, ये संस्कार होने के बाद ही वो शिक्षा ग्रहण कर सकता था, ठीक है, इसलिए उसका उपनयन संस्कार कराया जाता था, ठीक है। जैसे विभिन्न प्रकार के संस्कार होते हैं, आपने देखा होगा बच्चे के कान छेदने का संस्कार एक, ठीक है। तो विभिन्न प्रकार के संस्कार होते हैं, मुंडन भी संस्कार में आता है, याद रखिएगा मुंडन कराना, है ना। तो बहुत सारे ऐसे संस्कार होते हैं, याद रखिएगा उसी में शिक्षा ग्रहण करने से पहले उनका उपनयन संस्कार होता था, ठीक है। चले धार्मिक जीवन में चले, अब देखिएगा इनके धार्मिक जीवन और भी कठिन है, ठीक है। क्योंकि आपको जानकारी होगा कि वैदिक काल खुद ब खुद एक धर्म का जीवन है, ठीक है। तो जो राजनीतिक जीवन है, याद रखिएगा पॉलिटिकल लाइफ है, सोशल लाइफ है, उससे सबसे महत्वपूर्ण लाइफ जो होगा, याद रखिएगा वो रिलीजियन लाइफ है इसका, ठीक है, यानी धार्मिक जीवन है। क्यों, क्योंकि वैदिक काल को हम देखते ही किस प्रकार का है, एक धर्म के प्रकार से देखते हैं कि वैदिक काल में हर काम होगा वो धर्म के अनुसार होगा, ठीक है। रात को 8 बजे के बाद खाना नहीं खाना है, ठीक है। सूर्य डूबने के बाद बेसिकली ऐसा कहा जाता है, 8 तो मैंने ज्यादा बोल दिया, सूर्य डूबने के बाद खाना नहीं खाना है, ठीक है, सूर्य डूबने के बाद खाना नहीं खाया जाता, याद रखिएगा। तो ये वैदिक सभ्यता के अंतर्गत आता है, ठीक है। सूर्य के उगने से पहले उठ जाना है, तो सोचिए खाना नहीं खाना वो अलग हो गया, अभी उठने के लिए भी एक धर्म की बात जोड़ी गई है कि सूर्य उगने से पहले उठना है, ठीक है। उसी प्रकार जो है दोपहर में नहीं सोना है, ठीक है। तो जीवन का हर एक बिंदु जो है ना धर्म से जुड़ा हुआ था, और धार्मिक रूप से जो है इसको दिखाया गया कि धर्म में और हमारे जीवन में अगर संयम बना दिया जाए, दोनों को कोरिलेट कर दिया जाए, तो मनुष्य का जीवन एक अच्छा जीवन हो सकता है, ठीक है। तो अब उसी के आधार पर याद रखिएगा धार्मिक जीवन की बात करते हैं, देखिएगा तो धार्मिक जीवन में इस समय का धार्मिक जीवन कैसा था देखिएगा। तो देखिएगा धार्मिक जीवन का बेसिक एक स्वरूप था, याद रखिएगा, क्योंकि वैदिक धर्म
या वैदिक जो सभ्यता है ये पूरा का पूरा धर्म से संबंधित होने के कारण जो है धार्मिक प्रधान कहा जा सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। वैदिक सभ्यता या वैदिक कल्चर धर्म प्रधान होने के कारण धार्मिक संस्कार प्रथा अत्यधिक महत्वपूर्ण मानी जाती थी। ठीक है, तो चूंकि ये वैदिक जीवन ही क्या है, धर्म प्रधान था, पूरा चीज आप धर्म से जुड़े होके, क्योंकि देखिए विवाह का भी तरीका कैसा था, तो अग्नि के चारों तरफ फेरा लेना एक धर्म से जुड़ा हुआ। ठीक है, तो विवाह का तरीका भी कैसा देखा गया, अग्नि के चारों तरफ फेरे लेने, ठीक है, यज्ञ कराना, या विभिन्न प्रकार के जो धर्म से जुड़े हुआ होने के कारण जो है इसे धार्मिक या धर्म प्रधान माना गया है। इसलिए धर्म की जो महत्वपूर्णता है इस समय बहुत ज्यादा मानी जाती थी। ठीक है, अब देखिएगा धर्म के आधार पर जो है आपको तीन चार बातें यहां पर सबसे पहले याद रखना है कि धर्म के आधार पर यह धार्मिक जीवन जो है सबसे महत्वपूर्ण माना गया, इसलिए जो है इस समय धर्म की वैल्यू बहुत ज्यादा थी। ठीक है, सबसे पहले मैं देवताओं की बात करूंगा। देखिएगा कि कौन कौन से देवता हुआ करते थे, आपको देवताओं का नाम याद करना है इसमें। क्यों? क्योंकि पूछा जाता है कि कौन से देवता किसके लिए थे। ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा नहीं होता, हमें पता नहीं होता ये देवता कौन है। ठीक है, और इस समय के देवता का नाम आप सुन चुके होंगे, लेकिन इनके बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा कि ये एक्चुअल में कौन से देवता है। ठीक है, चलिए देखिएगा, तो इस समय जो है देवताओं के बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा। तो पहले तो याद रखिएगा देवताओं की तीन श्रेणियां थी। ठीक है, तीन श्रेणियां याद रखिएगा। अच्छा, पहले तो देवताओं को पूजा करने के लिए जो है ये सबसे पहले किसको पूजा करते थे, याद रखिएगा, नेचर। ठीक है, या प्रकृति पूजक थे, याद रखिएगा। और किस पर भरोसा करते थे, जैसे आज भी लोग क्या करते हैं, उनके घर पे जाइएगा, मंदिर में जाइएगा उनके, तो एक से अधिक देवता मिलेंगे। बहुदेववाद को मानते हैं, याद रखिएगा। बहुदेववाद समझते हैं आप लोग सभी लोग। ठीक है, मतलब अगर लॉर्डशिप को देखें आप, तो एक से अधिक देवताओं को हम पूजा करते हैं, याद रखिएगा। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा सिर्फ मैं एक ही भगवान का पूजा करता हूं। ठीक है, समय पड़ने पर वो हनुमान जी का नाम भी ले सकता है ना, समय पड़ने पर जो वो शंकर जी का नाम और जय माता दी भी बोल सकता है। ठीक है, तो समय के साथ क्या ये एक एक्चुअल में वैदिक धर्म है, याद रखिएगा, जो बहुदेववाद को मानता है। ठीक है, तो याद रखिएगा बहुदेववाद पूजक थे, याद रखिएगा। ठीक है, तो प्रकृति पूजक, ठीक है, नेचर वर्शिप, और साथ ही साथ याद रखिएगा बहुदेववाद। ठीक है, तो ये दोनों ध्यान रखिएगा कि एक से अधिक देवताओं को पूजा करना क्या कहलाता है, बहुदेववाद कहलाता है। ठीक है, अब देखिए इनकी श्रेणियां याद रखिएगा। तीन श्रेणियों में, यानी देवताओं को तीन श्रेणियों में रखा गया था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब ध्यान रखिए कौन कौन से देवता हैं इस समय। तो तीन श्रेणी मतलब हम देखेंगे धरती के ऊपर, ठीक है, आकाश में, ठीक है, इस तरीके से तीन श्रेणियां होगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो जो अंतरिक्ष के देवता हैं वो सबसे ऊपर माने जाते थे। अंतरिक्ष जो आकाश से ऊपर है, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद आते थे आकाश के देवता। ठीक है, यानी जो बादलों तक सीमित होते, ऊपर नहीं उड़ सकते, है ना, ये ध्यान रखिएगा इस तरीके से। और उसके बाद आते थे जो पृथ्वी पर रहते थे, जो आकाश तक नहीं जाते थे, है ना। तो ये तीन देवता याद रखिएगा, अंतरिक्ष, आकाश और पृथ्वी। ठीक है, तो देखिएगा अंतरिक्ष के देवता सबसे ज्यादा वैल्यू करते थे, याद रखिएगा, अंतरिक्ष के देवता, और सबसे ज्यादा लोग दिल से डरते थे, याद रखिएगा। ठीक है, इंद्रदेव, याद रखिएगा, अंतरिक्ष के देवता माने जाते थे। ठीक है, इंद्र आपको पता होगा, इंद्र जो देवता है, ठीक है, इनके बारे में आपने जो भी छवि बना के रखी है अपने दिमाग में, है ना, तो उसके संबंध में आपको बता दूं कि जितने देवता है ना, उनके राजा का नाम इंद्र हुआ करता था। ठीक है, ये एक उपाधि है इंद्र, इनका नाम नहीं है इंद्र। ठीक है, ये जो भी बदलेगा, जो भी बनेगा, उनका नाम इंद्र हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये जो है इंद्र है, अंतरिक्ष के देवता कहलाते थे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद जो है मारुत, याद रखिएगा। मारुत, रुद्र और वायु, ये थे आपके अंतरिक्ष के देवता। ठीक है, इंद्र, मारुत, रुद्र और वायु, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब वही देखिएगा
आकाश के देवता, तो आकाश के देवता याद रखिए सबसे पहले सूर्य देव, ठीक है, सूर्य देव। उसके बाद जो है वरुण, उषा, सविता, ठीक है, सूर्य, वरुण, उषा, सविता, और एक याद रखिएगा विष्णु, आकाश के देव, ठीक है। और वही देखिएगा पृथ्वी के देव में सबसे प्रमुख देव होते थे, याद रखिएगा, जो आपको पृथ्वी में मिलते हैं। कौन मिलता है पृथ्वी में, जिनको आप देख पाते हैं? अग्निदेव, ठीक है, पृथ्वी के देवता थे अग्निदेव, याद रखिएगा। उसके बाद जो है फिर से स्वयं पृथ्वी, क्योंकि प्रकृति पूजक थे, याद रखिएगा, तो पृथ्वी देव, ठीक है, पृथ्वी माता कह लीजिए, देव कह लीजिए। तो अग्नि, पृथ्वी, और उसके बाद याद रखिएगा सोम और बृहस्पति, ये देवता थे, याद रखिएगा, पृथ्वी के, ठीक है। याद करना जरूरी है, याद रखिएगा। इसमें देवताओं के नाम पर ना सबसे ज्यादा जो पूछा था आपको बताता हूं, इसमें ध्यान रखिएगा रुद्र को पूछा जाता है सबसे ज्यादा। और ये 3 सीरीज को याद रखिएगा, देखिए वायु, वरुण, अग्नि, ठीक है, हवा के देवता पवन देव, वरुण देव मतलब जल देव, और उसके बाद अग्निदेव, ये तीनों का अलग अलग सीरीज हुआ करता था, ठीक है। तो सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी थी? वायु की। क्यों वायु की? क्योंकि इसके बिना तो 1 सेकंड नहीं रह सकते, ठीक है, मतलब कुछ समय के लिए छोड़िए सांस, मतलब मत लीजिए, देख लीजिए, पता चलेगा इंपॉर्टेंस। फिर थोड़ा सा ये है वरुण देव जल के देवता, यानी इसके समय में क्या होता था, कुछ लंबे समय तक आप 1-2 दिन तो जो है बिना पानी पिए रह सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर अग्निदेव, ठीक है, ठंड का समय, याद रखिएगा। तो ये सबसे जरूरी था, क्योंकि भोजन पकाने में किसकी आवश्यकता होती थी? आग की, तो खाना मिलता था इससे। तो ये 3 ऐसे चीजें हैं, रखिए, याद रखिएगा, जो हमारे जीवन को प्रदान करती थी, वायु, वरुण और अग्नि, ठीक है। तो ये वायु जो है पवन देव से संबंधित, याद रखिएगा, हवाओं से संबंधित, वरुण जल से संबंधित, ठीक है, और अग्नि जो है हमारे भोजन और बाकी कार्यों के लिए संबंधित थे, ठीक है। इसलिए 3 प्रकार से याद रखिएगा। उसके बाद जो है फिर से इंपॉर्टेंस देखिएगा, तो इंद्र को ही सबसे पहले ज्यादा माना जाता है, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। अच्छा, अभी ये जो सीक्वेंस है ना, वो बदलेगा अभी। क्यों? क्योंकि अभी जो देवता को पूजा जा रहा है, उत्तर वैदिक काल में वो देवता फिर से चेंज हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि जब इंसान ये समझ जाते हैं ना, ये मेरे देवता, ये तुम्हारे देवता, ठीक है। अभी करेंगे आगे लोग, इंसान ऐसा करते हैं, याद रखिएगा, कि ये जो है मेरे देवता है, ये तुम्हारे देवता है, ये तुम्हारे देवता है, ये मेरे देवता है, ठीक है। और उसके बाद जो है देवता बदल दिए जाएंगे, और उसके बाद शूद्रों के अलग से देवता रख दिए जाएंगे, ठीक है, उनके लिए, क्योंकि वो जो है अलग देवता को पूजा करेंगे, ठीक है। फिर जानवरों के देवता, ठीक है, अलग से लिस्ट आएगा, याद रखिएगा, इसमें जानवरों के देवता आ जाएंगे, ठीक है, पूषण देव आ जाएंगे, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे देवता आ जाएंगे जो अलग अलग चीजों से जुड़े होंगे, ठीक है। तो वो वहां पर देवता की लिस्ट जो है थोड़ी चेंज हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, वो जब क्वेश्चन पूछा जाएगा ना जब आपका क्वेश्चन आएगा, तो क्वेश्चन में ये लिखा रहेगा कि वैदिक काल के अनुसार या ऋग वैदिक काल के अनुसार जो है देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन थे, ठीक है। या फिर पूछा जाएगा कि देखिए, अब यहां पर एक बात समझिएगा, यहां पर सूर्य देव लिखा हुआ है, उषा भी लिखा गया है, और सविता भी लिखा गया है, ठीक है। तो सूर्य देव जो है ये मुख्य देवता हो गए, लेकिन सूर्य की जब स्थिति बदलती है, ठीक है, जैसे उषा किससे बोलते हैं? प्रातः काल को। तो सूर्य जब उगता हुआ सूरज होगा, याद रखिएगा, तो उषा है, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही 8 बज जाएगा तो सविता बन जाते हैं, याद रखिएगा। इस प्रकार से सूर्य की स्थिति के अनुसार बदलने के साथ देवताओं की स्थिति बदल जाती है उसमें, ठीक है। तो ये ऐसा ऐसा चीजें आपको यहां पर पढ़ने को मिलेगा देवताओं के आधार पर, ठीक है। चलिए तो याद रखिएगा सर्वाधिक देवता, अगर आपसे पूछा जाए कि किस श्रेणी में, क्वेश्चन एक्चुअल बता देता हूं आपको, इसमें क्वेश्चन कैसा कैसा पूछा गया था, तो ध्यान रखिएगा। इसमें पूछा गया था, इतिहास में पूछा गया था कि सबसे ज्यादा देवता किस श्रेणी में आते हैं? तो आकाश श्रेणी में सबसे ज्यादा देवता आते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। आकाश श्रेणी में सर्वाधिक देवता निवास करते हैं, आप ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मध्यस्थ देवता किसे कहा जाता है? मध्यस्थ देवता का उल्लेख, हाँ, मध्यस्थ देवता याद रखिएगा अग्निदेव को कहा जाता है। मीडिएटर है एक तरीके के, याद रखिएगा। मीडिएटर क्यों? आपने नोटिस किया है, जब भी भगवान से कुछ मांगना हो तो आग में दहन कर दो, ठीक है, यज्ञ करते थे और स्वाहा बोल देते थे। तो वहां पर जब भी आप देखेंगे कि यहां पर कुछ चढ़ा रहे हैं आग पे, तो वहां भगवान के ऊपर गिरता था, है ना, ऐसा दिखाया गया एपिसोडों में, कुछ आपने देखा होगा। तो ध्यान रखिएगा, इसको अग्निदेव को जो है मध्यस्थ देवता के रूप में वर्णन किया गया, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सबसे ज्यादा बार किसका प्रयोग किया गया? शब्द का प्रयोग इंद्र का 250 बार, एकदम रट रखिएगा, ठीक है, एकदम छूटना नहीं चाहिए, याद रखिएगा, ठीक है। और उसी प्रकार वरुण देवता को जो है वर्षा के देवता माना गया है, याद रखिएगा, ठीक है, वर्षा का देव,
याद रखिएगा वरुण देव, ठीक है। उसके बाद जो है याद रखिएगा सविता, गायत्री मंत्र इन्हीं के लिए लिखा गया है, याद रखिएगा। और ये चमकता सूर्य है, यानी कि 8 बजे के बाद का सूर्य है, चमकता सूर्य, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा गायत्री मंत्र जो है किसके लिए लिखा गया है, सविता, याद रखिएगा। ये भी सूर्य देव के ही एक क्रम है, ठीक है। उसके बाद मित्रदेव, याद रखिएगा, ठीक है। एक देव है मित्रदेव, याद रखिएगा। उनके बारे में भी अभी आगे जाकर आप पढ़ेंगे, कुछ अश्वनी देव के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं अलग से नाम बता दे रहा हूं, कुछ नाम याद रख लीजिए। मित्रदेव, आपको याद होगा बोगच कोई के बारे में मैंने आपको बताया था, बोगच कोई अभिलेख 1400 बीसी में जो है ये मिला था, याद रखिएगा। उस समय का अभिलेख मिला था, उसमें मित्र, नाशत्य, वरुण, इंद्र के बारे में जानकारी मिली थी। तो मित्रदेव जो है ना, इसको ध्यान रखिएगा, मित्रदेव जो है जब प्रातः काल उषा का जो समय होता है, याद रखिएगा, उससे पहले का जो समय होता है उसे मित्रदेव का समय कहते हैं। तो सूर्य के उगने का जस्ट जो समय होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, मित्रदेव कहते हैं। मित्रदेव के बाद याद रखिएगा अश्वनी देव जो है, याद रखिएगा, ये जो है पशु सॉरी चिकित्सक देवता है, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी को बीमार हो गया है कोई, तो किसकी पूजा करेगा, वो अश्वनी देव की, ठीक है। उसी प्रकार याद रखिएगा पूषण देव, ठीक है। तो जो पूषण देव है, याद रखिएगा पूषण देव, ठीक है। ये जो पूषण देव है, याद रखिएगा पशुओं के देवता है, पशुओं के देवता पूषण देव, ठीक है। और उसी प्रकार सोमदेव जो है वनस्पति देवता, याद रखिएगा सोमदेव वनस्पति के देवता, ठीक है। अलग अलग समय मैंने बताया ना कि बहुत कुछ आपको उस समय के आधार पर पढ़ना होगा कि उस समय किसकी पूजा किसके नाम पर की जा रही थी, ठीक है। तो सोमदेव जो है, सोम बेसिकली जो है ना, दो चीजें समझिएगा। सोम पहले औषधि से जुड़ा है, मैंने बताया था आपको। चंद्रदेव के वही तरीके से भी सोच सकते हैं और जलदेव से भी समझ सकते हैं, याद रखिएगा सोम के नाम पर बहुत कुछ चलता है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा यहां पर चंद्रदेव की वैल्यू नहीं है, यहां पर वैल्यू किसकी है, औषधि की, वनस्पति की। तो वनस्पति बेसिकली क्या है, औषधि है, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए उगता सूरज है मित्रदेव, मित्रदेव, ठीक है। और उषा जो है इनके बाद प्रातः काल, ठीक है। देखिए हाँ, इसको तीन बातों से समझिए। ये सूर्य की ना स्थिति के साथ डूबता सूरज, उगता सूरज, 12 बजे का सूरज, और ऐसे करके अलग अलग टाइम के जोन है, ठीक है। चमकता सूरज सविता, चमकता सूरज सविता, ठीक है। उगता सूरज मित्रदेव, ठीक है। प्रातः काल उषा, ठीक है। इस तरीके से चार नाम याद रखिएगा, ये सूर्यदेव के नाम है इस समय के, ठीक है। तो ये धार्मिकता था, याद रखिएगा, ठीक है। यहीं पर मैं एक फैक्ट आपको बताता हूं जो सामाजिक टॉपिक पर नहीं डिस्कस किया था, मैं एक बार थोड़ा सा और वापस जाकर एक बार थोड़ा सा बताता हूं। एक्चुअल कपड़े थोड़ा सा याद रख लीजिए, इस समय के कपड़े को क्या कहते थे, ये कपड़ा क्या पहनते थे, क्लॉथ, इनका वेयरिंग स्टाइल क्या था, याद रखिएगा, ठीक है। तो देखिएगा इनके वस्त्र जो है इसको क्या कहते थे, तो ध्यान रखिएगा कपड़ा पहनने का जो स्टाइल था इनका, ठीक है। तो इसके तीन नाम थे, ऊपर पहनने के कपड़े, तो टॉप में, ठीक है, मध्य पहनने के कपड़े और नीचे पहनने के कपड़े। तो याद रखिएगा बॉडी के अंतर्गत जो है हम तीन आधार पर देखते हैं, याद रखिएगा इनका नाम आप याद रख लेंगे, ठीक है। तो एक था याद रखिएगा शरीर के, ठीक है, ऊपर ढकने वाला जो कपड़े था, याद रखिए ऊपर जो पहनते थे, याद रखिएगा ऊपर से, तो याद रखिएगा इसे कहा जाता है अधिवास, अधिवास, ठीक है। ये शब्द है, याद रखिएगा ऊपर पहनने के कपड़े। मध्य भाग में पहनने वाले कपड़े कहलाते थे वास, ठीक है, अधिवास, वास। और उसके बाद याद रखिएगा शरीर के नीचे पहनने वाले कपड़े को नीवी कहते थे, नीवी, ठीक है। अधिवास, वास और नीवी कहलाता था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा
तो अगर आपसे कहीं पूछा जाए कि देवताओं के आधार पर जो है उनके क्रम को समझिए, तो ध्यान रखिएगा सबसे पहले सबसे ऊपर में कौन से देवता रहेंगे? इंद्रदेव सबसे ऊपर, महत्वपूर्ण देवताओं के तौर पर, ठीक है, जिनकी इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है, तो इंद्रदेव। दूसरे नंबर पर नहीं, यहां पर याद रखिए वो सीक्वेंस ऐसा नहीं करना है, आपको इंपॉर्टेंस समझना है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस के आधार पर याद रखिएगा दूसरे नंबर पर जो इंपॉर्टेंस है वो अग्निदेव है, याद रखिएगा अग्निदेव। उनको मध्यस्थ देवता भी कहते हैं, और ध्यान रखिएगा आग जलाकर जिनको भोजन दिया गया है वो सबसे इंपॉर्टेंट माने गए हैं, ठीक है। मतलब जंगल को जलाकर जो है खेती करने के लिए उनको जगह दिया गया, ठीक है, वो कौन दिया? अग्निदेव दिए, तो इसलिए अग्निदेव का इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा, ठीक है। तो पहला इंद्रदेव, दूसरे अग्निदेव, तीसरे आपके वरुण देव। ध्यान रखिएगा वर्षा के देवता, उसमें अगर आपको पानी नहीं मिलेगा तो वो जीवन कैसे आगे चलेगा, ठीक है, इसलिए वरुण देव को तीसरा महत्वपूर्ण देवता माना गया है। तो तीन देवता याद रखिएगा, इनका सीक्वेंस याद रखिएगा महत्वपूर्णता के आधार पर। वैदिक काल में तीन महत्वपूर्ण देव कौन कौन से हैं, ठीक है, तो इंद्र, अग्नि और वरुण, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। एक शब्द आता है याद रखिएगा, जैसे हाँ बृहस्पति के बारे में आपने सुना अभी, बृहस्पति देव भी कोई देवता है, ये रहा, ठीक है। तो बृहस्पति देव के लिए याद रख लीजिएगा, इनको प्रार्थना का देवता कहते हैं, प्रार्थना का देवता, ठीक है। जंगलों की देवी आर्यवती, जंगलों की देवी आर्यवती, नदियों की देवी सरस्वती। अदिति का नाम सुना है आप लोगों ने? अदिति, देवों की माता अदिति, ठीक है। तो जितने देवी देवता थे उनकी माता का नाम अदिति, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे देवी देवता जो है पूजे जाते थे, याद रखिएगा। चलिए, इनके वैदिक आधार पर जो है नेक्स्ट टॉपिक है इनका, जिसमें हम बात करेंगे आर्थिक जीवन के बारे में, ठीक है। धार्मिक जीवन से कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप लोग, अगर कोई क्वेश्चन है इसके अंतर्गत। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ देवताओं के नाम थोड़े से याद करने हैं, क्योंकि अभी मैं धार्मिक जीवन में और आगे टॉपिक लेकर चलूंगा, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में जैसे ही आप पढ़ेंगे पोस्ट वैदिक पीरियड में पहुंचेंगे, तो वहां पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से देवताओं की लिस्ट पढ़नी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि उन लोगों ने क्या किया, अब जाकर देवताओं को अपने आधार पर बांट लिया है, ठीक है। तो ये इस कारण से जो है आपको कुछ देवताओं के नाम जो कि आप जैसे रुद्र को पढ़ रहे हैं, मारुत को पढ़ रहे हैं, इनका जगह चेंज हो जाएगा फिर उसके बाद से, ठीक है। आर्यवती, हाँ आर्यवती जो होते थे याद रखिएगा, इनको जंगलों की देवी कहते थे। अदिति जो होते थे याद रखिएगा, इनको देवताओं की माता कहते हैं, अदिति, ठीक है। चलिए, इसकी सरस्वती, ठीक है। ठीक है, देखिएगा, अब बात करते हैं आर्थिक जीवन के बारे में, ठीक है, चलें आगे। आर्थिक जीवन, तो ध्यान दीजिएगा, आर्थिक जीवन की साधारणतः बात करें तो एक सामान्य तौर पर एक ही चीज देखा जाता है कि यह जो समाज है, यह जो सभ्यता है, ये कैसे अपना जीवन यापन करती थी या फिर अपनी लाइफ को कैसे सरवाइव करती थी इस जगह पर, ठीक है। तो ऐसे आधार पर जो है इस समय देखा गया कि इनको सबसे मुख्य जो आर्थिक व्यवस्था है या आर्थिक या जो इनका आधार है वो है, याद रखिएगा आर्थिक आधार। इनको जीने के लिए जो चीजें चाहिए याद रखिएगा, जिसको हम बोलेंगे आर्थिक आधार, वो था इनका पशुपालन, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए सिंधु घाटी सभ्यता में उनका आर्थिक आधार क्या था, तो क्या कहते हैं आप? व्यापार, ध्यान रखिएगा व्यापार, ठीक है। और यहां पर क्या होगा? पशुपालन, ठीक है। तो पशुओं को पालकर जो है ये अधिकांश कृषि की स्थिति बहुत कमजोर थी, याद रखिएगा एग्रीकल्चर या जो इनके द्वारा किया जाने वाला कल्टीवेशन था ये बहुत अच्छा नहीं था, ठीक है, क्योंकि क्षेत्र जो है अभी बहुत अच्छे से डेवलप नहीं हुए थे समय, याद रखिएगा। लेकिन हाँ, उर्वरकता अच्छी खासी थी, याद रखिएगा, एरिया बहुत ज्यादा फर्टिलाइज थे, याद रखिएगा, लेकिन उसके बावजूद जो है कृषि का कार्य बहुत कम हुआ करता था, ठीक है। तो इस समय याद रखिएगा सबसे ज्यादा जो आर्थिक आधार है वो पशुपालन, ध्यान रखिएगा, और उस समय था व्यापार, ध्यान रखिएगा ये दोनों बातों को, ठीक है। चलिए, तो पशुपालन के आधार पर ध्यान दीजिएगा, तो देखिएगा इस समय जो है मुख्य तौर पर पशुपालन का कार्य किया जाता था अर्थव्यवस्था के तौर पर, यानी कि इनका इकोनॉमी जो चलता था याद रखिएगा वो पशुपालन के आधार पर चलता था, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे कि मैंने बताया कि इस समय जब से पूज्य पशु क्या था,
ठीक है, तो पूज्य पशु गाय था, याद रखिएगा। इसे क्या कहते थे? भूलिए मत ये चीज, ठीक है। अघन्या, जब तक नहीं बोलेंगे याद नहीं रहेगा, याद रखिएगा। अभी 2 मिनट पहले ही पढ़े हैं, ठीक है। तो अघन्या याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये, ठीक है, कि अघन्या जो है किस पशुओं के लिए कहा जाता था? तो याद रखिएगा गायों के लिए कहा जाता था, ठीक है। अब यहीं पर एक शब्द याद रखिए, गविष्टि, ठीक है, गविष्टि। तो गायों के लिए जो युद्ध होता था उसको गविष्टि कहते थे। चलो गविष्टि है, चलो गविष्टि है, ठीक है, यानी गायों के लिए युद्ध लड़ना है, ठीक है। तो गायों को लूटने, छीनने, बचाने के लिए जो युद्ध लड़ा जाता था उसको हम गविष्टि कहते थे, याद रखिएगा। गायों के लिए क्या होता था? वार हो जाता था, ठीक है। देखिए जमीन के लिए वार नहीं होता था इस समय, याद रखिएगा। भाई मेरा जमीन भी रख ले, ऐसा चल रहा था यहाँ पर। मतलब इस समय जो है जमीन इफरात था। आज ना जमीन ऐसा प्रॉब्लम है क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है, ठीक। अब यहाँ पर कबीला में ही 20 लोग हैं, जमीन का क्या कर लेंगे उतना, है ना। तो स्थिति क्या थी? स्थिति थी किस प्रकार की? गायों की। तो गायों के लिए युद्ध लड़ा जाता था, इस बात को ध्यान रखिएगा। इस समय के लोग लड़ते थे केवल किसके लिए? गाय के लिए, ठीक है। मतलब किसी की गाय कोई छीन लिया, कहीं जाकर कोई छीन के ले आया, या फिर अपने गाय को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, तो याद रखिएगा इसे गविष्टि। और याद रखिएगा इस युद्ध में ना अच्छे अच्छे शामिल होते थे। इसका कारण था कि हम एक धार्मिक कार्य कर रहे हैं, ठीक है। अगर जान भी चली जाती है तो चल जाने दो, गाय बचनी चाहिए, ठीक है। तो ये इस प्रकार की स्थिति थी इस समय का, गायों की रक्षा करने के लिए जो है, ठीक है, गविष्टि किया जाता था। याद रखिए गविष्टि होता था युद्ध, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिएगा, मुख्य तौर पर जो है गायों का महत्व बहुत ज्यादा था। याद रखिए कितने बार गाय शब्द का प्रयोग किया गया है? किसी को आइडिया है? ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। 176 टाइम, ठीक है, गायों का जो शब्द का प्रयोग किया गया है 176 टाइम किया गया है, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा पशुओं में इस समय जो है पशुपालन के तौर पर क्या क्या प्रयोग किया जाता था, तो ध्यान रखिएगा। और कृषि का महत्व जो है इतना व्यापक नहीं था, तो ध्यान रखिएगा। कृषि की बात भी करेंगे, तो देखिएगा कौन कौन से पशु थे इस समय मुख्य तौर पर, तो याद रखिएगा ये सामान्य तौर पर पशु हुआ करते थे इस समय, सामान्य तौर पर, ठीक है। और कृषि एग्रीकल्चर में याद रखिएगा क्या प्रोडक्शन होता था? तो गेहूं और जौ, ठीक है, गेहूं और जौ का प्रयोग होता था मुख्य तौर पर, ध्यान रखिएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, कृषि का महत्व सीमित था, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन नहीं होता था इस समय। कृषि जो है दूसरा तीसरे नंबर पे आता था, याद रखिएगा। पहले नंबर पे पशुपालन ही था इस समय का मुख्य आधार, ठीक है। अब देखिए कृषि शब्द का प्रयोग जब हम करते हैं तो याद रखिएगा कितने बार किया गया कृषि शब्द का प्रयोग? 24 टाइम्स, ठीक है। तो कृषि शब्द का प्रयोग जो है बहुत कम बार किया गया है, याद रखिएगा। अब देखिए जब कृषि कमजोर होगा तो उद्योग कैसा होगा? बताइए। जब कृषि कमजोर है तो उद्योग भी कमजोर होगा, बाय डिफॉल्ट होगा ये, क्योंकि उद्योग तभी चलेंगे जब आपके पास रॉ मटेरियल होगा। और जब कृषि ही नहीं हो रही है, एग्रीकल्चर ही नहीं हो रहा है, तो उद्योग कैसे चलेंगे, ठीक है। इसलिए उद्योग भी महत्वपूर्ण नहीं थे, याद रखिएगा, ठीक है। तो उद्योग में जो है याद रखिएगा सीमित उद्योग, ठीक है। तो इसके कारण जो है इनका जो पूरा का पूरा जो इकोनॉमिक पोजीशन था, याद रखिएगा, वो केवल डिपेंड करता था किसके ऊपर? पशुपालन के ऊपर, ठीक है। तो मुख्य तौर पर याद रखिएगा उद्योगों में सिर्फ दो चीजें बनती थी, एक आपका रथ बनता था, ठीक है, एक रथ बनेगा। तो रथ के लिए काम कौन करता है यहां पर? कारपेंटर, ठीक है, बढ़ई, याद रखिएगा। तो बढ़ई मुख्य तौर पर काम करता था यहां पर, रथगिरी या फिर रथ बढ़ई गिरी जो है होता था केवल उद्योगों के तौर पर। और इस समय मेटल का जो यूज होता था, याद रखिएगा, केवल धातु का प्रयोग। बताइए इस समय के लोग कौन सी धातु को जानते थे केवल? और ध्यान रखिएगा तांबा या कॉपर का प्रयोग होता था मुख्य तौर पर। सोना का प्रयोग कोई उद्योग में नहीं करेगा, याद रखिएगा, है ना। मुख्य तौर पर हम कॉपर का प्रयोग ही करते थे, याद रखिएगा। तो कॉपर जो है यहां पर चलता था, याद रखिएगा, किसी प्रकार से जो है, ठीक है। अब बताइए उद्योग सीमित है तो व्यापार कैसा होगा? सीमित हो जाएगा। तो बाय डिफॉल्ट है, याद रखिएगा, जिसके कारण सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि व्यापार भी क्या था? उद्योग के कम होने के कारण व्यापार भी सीमित हुआ करता था, ठीक है।
व्यापार भी सीमित, लिमिटेड, ठीक है। तो व्यापार भी सीमित था इस समय का, और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा केवल आंतरिक व्यापार चलता था इस समय, ठीक है, क्योंकि इस समय मुद्रा की खोज या करेंसी का खोज नहीं हुआ था। अब करेंसी कहां चल रही थी इस समय, है ना, तो करेंसी नहीं थी तो पैसा कैसे देंगे आप किसी को, तो कैसा व्यापार होता था, तो बार्टिंग सिस्टम आपको पता होगा, ठीक है, मेरे से 1 किलो टमाटर ले लो, 1 किलो प्याज दे दो, है ना, तो इस प्रकार के व्यापार चलते थे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो व्यापार सीमित था, आंतरिक व्यापार चलता था, ध्यान रखिएगा, आंतरिक व्यापार, मुद्रा की खोज या करेंसी नहीं मिला था इस समय, करेंसी नहीं थे, याद रखिएगा, करेंसी नहीं था इस समय का, ठीक है। और साथ ही साथ याद रखिएगा यहां पर कुछ व्यापार के कुछ चीजों को याद कर लीजिएगा, जैसे नापने, ठीक है, तो मेजरमेंट करने के लिए याद रखिएगा यूनिट तैयार किया गया था, उसे क्या कहते थे इस समय के, ठीक है, मेजरमेंट करने के लिए, नापने के लिए, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा नापने के यंत्र को अभी हमारे यहाँ जैसे कहते हैं पहला, पहला सुना है आप लोगों ने, धान चावल को नापते हैं, ठीक है, तो पहला मतलब एक डब्बा होता है, याद रखिएगा, उसमें चावल को नाप के दिया जाता है, ठीक है, तो पहला होता है, बहुत सारे नाम होते हैं उसके, अलग अलग नाम होते हैं, है ना। इस समय के नाम याद रखिएगा उदर, उदर, ठीक है, यानी अनाज को मापने के यंत्र जो होते थे, याद रखिए, उसे उदर कहा जाता था, ठीक है, नापने के यंत्र को याद रखिएगा। उसी प्रकार याद रखिएगा कि हल को क्या कहते थे, हल सभी जानते हैं आप लोग, ठीक है, खेत जोतने के लिए हल का प्रयोग किया जाता था, याद रखिएगा, इसे लोगल कहा जाता था, लोगल, ठीक है। बाकी बैल को वृक कहते थे, याद रखिए, खेत को क्षेत्र कहते थे, ठीक है। सबसे ज्यादा विश्वसनीय जो व्यवस्था थी, ध्यान रखिएगा, अगर किसी को व्यापार करना है, ट्रेड करना है, तो गाय के बदले व्यापार तुरंत हो जाता था, ध्यान रखिएगा, ठीक है, मतलब सबसे ज्यादा विश्वसनीय जो चीजें थी वो गाय थी, तो गाय के बदले अगर उस इंसान से उसका जान मांग लीजिए, वो भी दे देगा वो, ठीक है, तो गाय सबसे ज्यादा विश्वसनीय चीज माना जाता था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ठीक है, तो याद रखिएगा विदेशी व्यापार नहीं होता था, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा जहां भी व्यापार होता था तो उसका एक भाग जो है, एक छोटा भाग जो है राजा को दिया जाता था, जो बलि कहते थे, आपको मैंने बताया है बलि के बारे में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये था आपका व्यापारिक जीवन यानी अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ा हुआ कुछ फैक्ट, ठीक है, इतना याद करना है आपको, जो कि आपने वैदिक काल से संबंधित पढ़ा है अभी। उसके बाद हम पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत अब क्या परिवर्तन आता है उन सब चीजों को, ठीक है। यहां तक बताइए मुझे, आपने वैदिक काल के अंतर्गत जो भी चीजें पढ़ी है, इतना कुछ आपको शामिल करना पड़ेगा अभी आपके ऋग्वैदिक काल में, ठीक है। इसके बाद पोस्ट वैदिक पीरियड हम पढ़ेंगे, याद रखिएगा, उसमें हम अलग से ये सारी चीजों को फिर से दोहराएंगे, जब सब कुछ आपका बदला हुआ महसूस होगा आपको, कि सामाजिक जीवन अब कैसे बदल गया, महिलाओं की स्थिति कैसे गिर गई, ठीक है, अब सब स्थिति गिरने लगेगी, याद रखिएगा। अब इसका कारण समझिए, ये सब कुछ जो लिखा मिला है, ये सब कुछ जो जानकारी मिलती है ऋग्वैदिक काल में मिलता है, इसलिए हम इसको ऋग्वैदिक पीरियड के अंदर रखते हैं, ठीक है। अब जब बाकी 3 वेद मिले हैं, याद रखिएगा, उसमें हमको उत्तर वैदिक काल के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। तो 3 वेद कौन कौन से, तो सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद में जो जानकारी मिलेगी उसे हम पोस्ट वैदिक पीरियड की जानकारी लेते हैं, तो उसमें सब कुछ बदल गया है। उसको पढ़ने के बाद महसूस हुआ कि अरे पहले तो कुछ और था, अभी कुछ और हुआ, ठीक है। इसका कारण भी है, 2 कारण याद रखिएगा, एक लोहे की खोज हो जाना, ठीक है, तो लोहे की जैसी खोज हो जाती है, याद रखिएगा, तो जहां पर लोग जो है व्यापार के लिए अभी डरते थे, युद्ध में जाते थे, तो युद्ध में जो है लकड़ी के सामान बने हुए, हड्डियों के सामान बने हुए, या फिर आपके पत्थरों से बने हुए हथियार लेके जाते थे। अब उसके बाद लोहे के हथियार, भाला और तलवार जैसी चीजें चलेंगी, तो अब खतरनाक युद्ध भी होगा, ठीक है। और अब धीरे धीरे जो है सब कुछ बदल जाएगा, इंसानियत बदल जाएगी, और उसके बाद जो है परिवार की स्थिति बदल जाएगी, ठीक है। राजा राजा बन जाएगा, ठीक है, सेना के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए जाएंगे, और ध्यान रखिएगा अब पैसे के महत्व बदलने लगेंगे, धीरे धीरे जो है अर्थव्यवस्था मजबूत होने लगेगी, क्यों, कृषि के सामान या यंत्र या टूल्स बनने लगेंगे, याद रखिएगा, और खेती होने लगेगी। अब जब खेती होगी तो क्या होगा, अधिशेष खेती होगी। अधिशेष खेती का मतलब है कि जितना अगर मुझे खाने के लिए चाहिए मैं उतना रखूंगा, और बाकी बचेगा उसको बेचूंगा। अब जब बचने बेचने के लिए बचने लगेगा तो व्यापार अच्छा होने लगेगा, व्यापार अच्छा होगा उद्योग चलेगा, उद्योग अच्छा होगा अपने आप पैसा आने लगेगा, और पैसा आएगा तो लोग रुतबे में चलेंगे, और रुतबा होगा तो अहंकार आएगा, और अहंकार होगा तो फिर अब इतिहास बदल जाएगा, याद रखिएगा। इस तरीके से इतिहास आपका उत्तर वैदिक काल बदल जाता है, ठीक है, जो कि हम कल पढ़ने वाले हैं, ठीक है।
बताइए यहां तक जो भी टॉपिक पढ़ा आपने उसमें कोई भी डाउट हो क्लियर कर लीजिए। हाँ, जोर से बोलिए। पूषण देव जो है पशुओं के देवता। अभी आगे जाकर आप पढ़ेंगे तो फिर सब कुछ बदल जाएगा। ठीक है, इतिहास समझ में आ रहा है आप लोग को या नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? मतलब ऐसा नहीं कि मैं काफी लंबा खींच रहा हूं इतिहास को। देखिए इतिहास को खींचा नहीं जा रहा है, इतिहास के छोटे बिंदु तक पहुंचाया जा रहा है, याद रखिएगा। वरना इतिहास यहां तक कभी इतनी छोटी छोटी बातें जो है ना डिस्कशन में नहीं, ना कि आपको किताब में मिलेगा और ना ही कहीं मिलेगा। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि जो फायदा मिल रहा है उसको उठा सकें, छोटी छोटी बातों पर डिस्कस कर सकें। क्योंकि देखिए बाकी जगहों पर क्या है, ये लिस्ट आपको मिल जाएगा, लिस्ट में मतलब देवताओं के नाम मिलेंगे और इस तरीके से आपको मिल जाएगा कि वहां पर पूरा डिटेल जानकारी नहीं मिलेगा। ठीक है, कितने बार किस शब्द का प्रयोग किया गया, क्या क्या बातें उसमें आई। अब आपके अंदर ना एक चीज सिस्टम सेट हो रहा है पूरी तरीके से। आप नोटिस करेंगे कि आप सोच पाएंगे कि हाँ उत्तर वैदिक काल या वैदिक काल कैसा रहा होगा। अब आप सोच पा रहे हैं थोड़ा सा। ठीक है, व्यापार की स्थिति सोच पा रहे हैं कि हाँ उस समय कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं था क्योंकि उस समय धातु की खोज ही नहीं हो पाई थी। ठीक है, लेकिन जैसे ही उत्तर वैदिक काल आएगा, सन 1000 बीसी होगा, याद रखिएगा 1000 बीसी के समय लोहे की खोज हो जाती है। और इस प्रकार जो है अभी तक आप तांबा सोना तक की बातें को सुने हुए हैं, और उसके बाद आप सुनेंगे लोहे की खोज, यानी कि अब लोहे की जानकारी मिलेगी। ठीक है, अब लोहे की जानकारी मिलेगी तो आपको भाला, तलवार और कृषि के जो यंत्र है, एग्रीकल्चर जो टूल्स होते हैं, याद रखिएगा वो सब कुछ मिलने लगेंगे। और जैसे ही टूल्स मिलेंगे लोग खेती करने उतरेंगे और काफी ज्यादा खेती होने लगेगी। ठीक है, तो कहानी अपने आप बदलती जाएगी, याद रखिएगा। और जब सोचिए एक अहंकारी समाज डेवलप होगा तो उसके बाद राजा की वैल्यू कितनी ज्यादा हो जाएगी। राजा अपना अहंकार में चलेगा, ब्राह्मण अपने अहंकार में चलेगा, वैश्य अपने अहंकार में चलेगा। आपको ये तीनों अहंकारी समय में बताऊंगा कैसे, देखिएगा कि बौद्ध धर्म में कैसे अहंकार बदलता है। ठीक है, यानी बौद्ध धर्म का जब समय आएगा, याद रखिएगा, तो चीजें कैसे बदल जाएंगी, आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा। इतिहास को पढ़ने समझने की जरूरत है, याद रखिएगा। आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें, अगर आपने एक बेहतर तरीके से इसको कॉन्सेप्चुअली समझा हो तो। ठीक है, बस आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि कल का जो थ्योरी है हमारा वो परसों काम आने वाला है, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्योंकि आज जो जो बातें मैं बोल रहा हूं ये 4 दिन बाद 5 दिन बाद फिर से वापस रिपीट होगा। क्यों? क्योंकि इतिहास ऐसा ही है। इतिहास में मान लीजिए आज का जो दिन होगा, ठीक है, आज के दिन में जो भी घटनाएं घट रही हैं 3 दिन बाद इसी का बदला कोई और लेगा। ठीक है, तो ये ऐसे इतिहास आगे इसी तरीके से चलता जाता है। जैसे देखिएगा कि आपको पता होगा कि जैसे बौद्ध काल का समय आएगा, अशोक का समय आएगा। ठीक है, जैसे ही अशोक का समय आएगा तो अशोक के समय में जैन धर्म और बौद्ध धर्म जो है अपने पीक पर होंगे। लेकिन लोग जो है, अब चूंकि आपको जानकारी होगा कि बौद्ध धर्म ऐसा धर्म है जो हमारे भारत में तो जन्म लिया लेकिन भारत के लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया इसको। भारत को छोड़कर विदेशों ने एक्सेप्ट किया है। सोचिए, श्रीलंका, थाईलैंड, लाओस और देन म्यांमार, ठीक है, नेपाल, आपको भूटान, फिर देन चाइना, एक बड़े बड़े जापान, ये सभी देश बौद्धिज्म को एक्सेप्ट करते हैं अलग अलग प्रकार से। लेकिन भारत में जन्म हुआ था इनका। ठीक है, उसके बावजूद भारत में इनकी कोई लक्षण प्रॉपर तरीके के नहीं दिखते। ठीक है, ना भारत में इनकी ज्यादा जनसंख्या है, ना कोई ऐसी जानकारी मिलेगी। ठीक है, परसेंटेज बहुत कम है। जैन धर्म को देखिए 5% है, हमारे पूरे भारत की जनसंख्या का 5% जैन धर्म है। ठीक है, बहुत कम जनसंख्या, याद रखिएगा। ठीक है, पारसियों को देख लीजिए। तो इसका कारण समझिएगा कि यह धर्म क्यों विलुप्त हुआ या क्यों कठिनाई से गुजरा। इसका कारण है उस समय की ऐतिहासिक प्रवृत्तियों के बारे में। ठीक है, अब हमारे यहाँ जो है हिंदू धर्म को बचाने के लिए काफी लोगों ने प्रयास किया है। आगे जब पढ़ेंगे आप तो देखेंगे कितने लोग ऐसे हैं जो हिंदू धर्म को बचाने का प्रयास करेंगे, तब जाकर ये धर्म आपके पास पहुंचा हुआ है। वरना यहां पर ये समाप्त हो जाता, क्योंकि बीच में जो है ना ऐसे ऐसे धर्म बीच में आए हैं, याद रखिएगा, जो इसको निस्तनाबूद करने के लिए काफी थे कि इस धर्म को समाप्त कर देते। ठीक है, तो ये चीजें आपको पढ़ने को मिलेगी, कैसे कैसे धर्म का परिवर्तन हुआ, कैसे कैसे नए समय में नए राजाओं का जन्म हुआ और नए राजा जो है अपने सोच के अनुसार जो है कैसे चलते थे। ठीक है, चाहे पुष्य भूति सुंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सभी के बारे में आप पढ़ते पढ़ते आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे बीच बीच में ऐसे ऐसे राजा आए हमारे जो अलग अलग धर्मों को क्या करते थे, महत्व देते थे, और उसी प्रकार से हमारा इतिहास चलता आया। ठीक है, तो कल देखेंगे, कल का टॉपिक रहेगा हमारा। ठीक है, अच्छा, उस समय जो पैसा था, याद रखिएगा मोनिका, मैं बताता हूं आपको। तो उस समय जो है ना करेंसी नहीं हुआ करती थी। ठीक है, तो जब करेंसी नहीं होती थी तो स्थिति क्या बनेगी, तो बार्टिंग सिस्टम चलता था। याद रखिएगा, बार्टिंग सिस्टम मतलब होता था कि वस्तु विनिमय प्रणाली। ठीक है, यानी इस समय जो है आप कोई सामान दे सकते थे, और अगर मान लीजिए किसी को महंगा सामान चाहिए, मतलब ऐसा लगता था कि किसी सामान की वैल्यू ज्यादा है, तो आपको गाय देना पड़ता था। याद रखिएगा, सबसे विश्वसनीय या सबसे ज्यादा जो अप्रूवल चीजें थी उस समय का, वो था गाय। ठीक है, तो गाय के बदले जो है आप कोई भी सामान ले सकते थे, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता था। ठीक है,
अगर मान लीजिए इसको समझना है आपको इस तरीके से, तो आप सोचेंगे सर बड़ी गाय 2 किलो अनाज के लिए नहीं दे सकते, ठीक है, तो छोटी गाय दीजिए, ठीक है, या फिर ये दीजिए, ये कहिए कि मेरी गाय ले जाइए और 1 साल तक आप मुझे खाना दे दीजिएगा। तो इस प्रकार से भी होता था ये, ठीक है। तो करेंसी नहीं था इस समय पैसे के बदले जो है गायों या वस्तुओं को आदान प्रदान किया जाता था, बार्टिंग सिस्टम कहते हैं इसको, ठीक है। चलिए